वंदना के साथ प्रारंभ करेंगी। एक मंगल भावना के साथ आप सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ लें, वंदना की मुद्रा को धारण करेंगी। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। बैर पाप अभिमान छोड़, जग नित्य नई मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत करे, अपना मनुज जन्म फल सब पावे। इसी मंगल भावना के साथ आज के सत्र को गति प्रदान करने के लिए मैं सम्मानित प्रशिक्षक जोशी जी के लिए आमंत्रित करूंगा कि वह आज के सत्र को गति प्रदान करें। सम्मानित सभी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका अभिवादन करता हूं और माता सरस्वती का नाम लेके शुरू करते हैं हमारा ये एक नया अध्याय। दोस्तों, हमने देखा है पिछले 3 टाइम से हम लोग सीख रहे थे इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग। ठीक है, तो आज हम एक नए सफर पे निकलने वाले हैं जिसका नाम है एंकरिंग। तो आज से हम सीखेंगे एंकरिंग। कितने लोग ऐसे हैं जो एंकरिंग सीखने के लिए बहुत उत्सुक है? कमेंट बॉक्स में डालिए, कमेंट बॉक्स में डालिए आप कितने लोग उत्सुक हैं। वेरी गुड। मेघा जी, अभिलाषा जी, खुशबू जी, रोशनी जी, प्रांजल जी, अनामिका जी, रिया जी, रक्षा राय, कृष्णा राय, परी जैन, आप सब। तो एंकरिंग सीखने के लिए आप उत्सुक तभी हो सकते हैं जब आप इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग सीख लिए हो। ठीक है, तो जैसे आपके जो नियत कार्य के वीडियो आते हैं ना, उसे देख के मैं बहुत खुश हूं क्योंकि आप बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं और लग रहा है कि आप सब इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छी तरीके से सीखे हैं और 90% तक आपने उसमें महारत हासिल कर लिया है। पर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, वैसे वैसे और मजबूत वक्ता बन जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो प्रभावी सार्वजनिक भाषण जो हमने 2 इनपुट दिए और एक आउटपुट लिया आपसे, उसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे एंकरिंग के लिए। ठीक है, तो एंकरिंग का एक नया सफर आज से शुरू होता है। तो आसन और आसन का नाम जो हमें रखना होता है उसके बारे में आज मैं फिर से बात नहीं करूंगा क्योंकि मैंने पहले बात की हुई है और आप सबको पता है कि एक आसन होना चाहिए जिसका नाम रखना चाहिए और उसके ऊपर बैठ के हमें सारे सत्र लेने चाहिए। ठीक है, चलिए। तो मुझे आशा है कि आप सब ने आसन रखे होंगे और सबने हाँ आसन का जलन नाम भी रखा होगा। मिर्ची वगैरह मीठा भी नहीं खाते, आकृति जी, बाजार का आप भी नहीं खाते, कभी तेल प्लीज का वगैरह का। म्यूट कर दीजिए अपने आप को। आकृति जी, ओके। अब बीच में कोई प्लीज ना बोले। अभी वो आसन पेट एवं की दवाई खा आसन रहे का थे, नाम पेट उसके यहाँ बारे पर में ज्यादा बाजू बात में नहीं यहाँ पर करते दर्द हुए होता था, आगे बढ़ते हैं। तो पेट की दवाई आकृति खाते जी, थे। अगर सॉरी सर, आपका म्यूट हो गया है, आप अनम्यूट कर लीजिएगा। धन्यवाद। चलिए सर, नेक्स्ट। आशा रखता हूं कि सबने आसन रखे होंगे। ओके। कितने वीडियो भेजे थे मैंने? 2। उन 2 वीडियो में आपने क्या सीखा वही बोलना है। 3 पॉइंट बोलने हैं सबको और जो सबसे पहले बोल गया उसके पास बहुत कुछ है बोलने के लिए, जो दूसरा बोलेगा वो रिपीट नहीं करेगा। तो सबसे पहले नाम आ गया है अभिलाषा जी का, उसके बाद कृष्णा जी, उसके बाद मेघा जी। जल्दी जल्दी अपना नाम डालते जाइए, जैसे जैसे नाम आएंगे वैसे वैसे आपको बोलने को मौका मिलेगा। तो सबसे पहले आमंत्रित करता हूँ अभिलाषा जी, सादर आमंत्रित है आप। आप आइए और बताइए कोई भी 3 चीजें, ओनली 3 चीजें बतानी है।
उससे ज्यादा नहीं बताना है। वहाँ उसे डिब्रीफ कर सकते हैं आप, पर उससे ज्यादा नहीं बताना है। ठीक है, चल। नमस्ते सर। नमस्ते। सर पहले हम लोगों ने ग्रूमिंग सीखा था पहली वाली वीडियो में। उसमें ओके। बताया गया है कि अपनी बॉडी का हमें ख्याल रखना चाहिए ग्रूमिंग वाले में, और अपनी लाइफ स्टाइल को हमें फिट करना चाहिए। जैसे हमें क्लीन कपड़े पहनना चाहिए, अपनी फिटनेस बनाना चाहिए और अच्छा खाना खाना चाहिए। ये हमारी लाइफ स्टाइल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अच्छा भोजन करना चाहिए हमें। और पोस्चर पर हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए अपने, यानी लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करते सब समय कुछ हमें। नहीं बताना है अभिलाषा जी, सिर्फ 3 चीजें बतानी है, क्योंकि ओके बाकी सर, सबको भी मौका मिले। हाँ, रिपीट नहीं होना चाहिए इसलिए। थैंक तो सिर्फ 3 चीजें बताइए। आपने तो बता दी है ज्यादा। चलिए, यू। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्णा जी, सादर आमंत्रित हैं आप। नमस्ते सर। नमस्ते। सर मैंने पहली वीडियो से पहली बात तो सीखी, उनकी मुझे बोलने का तरीका अच्छा लगा। जो उन्होंने एंकरिंग की थी ना, वो स्थापना दिवस पे, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था उनका बोलना। मैं भी सोचती हूँ कि उन्हीं की तरह सीखूं वो बहुत। और दूसरी वीडियो में मैंने ग्रोमिंग के बारे में सीखा कि क्या, कि मतलब बाहर की सुंदरता से ज्यादा अंदर की सुंदरता मायने रखती है। पहली बात कि जैसे हमें मायने ये नहीं रखते कि अपन लोग अच्छे कपड़े पहनो या अच्छे से रहो। मायने ये रखता है कि अंदर से अच्छे होना चाहिए, अच्छे से विचार होना चाहिए और अच्छी अच्छी पॉजिटिविटी होनी चाहिए अंदर हमारे, कि हमें सोचने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए। और हमें अच्छे भोजन, इस चीज के बारे में। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा जी। चलिए, मेघा जी, सादर आमंत्रित है आप। नमस्ते सर। नमस्ते। सर पहली वीडियो में हमने देखा जो लड़की थी वो एंकरिंग कर रही थी, तो उसने सबसे पहले तो चंद्रबंदियों से स्टार्ट किया और फिर उसने अपने कल्चर को लेकर दीप प्रज्वलन और शॉल वगैरह का वो किया, और फिर एक एक करके सभी अतिथियों का स्वागत किया। ये पहली वीडियो में था। दूसरी वीडियो में ग्रूमिंग के बारे में था। जैसे पहला था, फैशन के चक्कर में आके हम कुछ भी ना पहने जो हमारे ऊपर सूट करे, हमें वो करना चाहिए। ये नहीं कि फैशन के चक्कर में हम कुछ भी पहने जो हम पे कुछ ना करे। और अच्छा एक लाइफ स्टाइल के लिए भोजन पे और फेस पे हमेशा एक हल्की सी मुस्कान रखनी चाहिए। वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद मेघा जी। पूजा जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी सर। नमस्ते सर। सर पहली वीडियो में जो एक वो मिनट, मैम एक थी ना मिनट। वो आपके आपके आजू बाजू में किसी और का भी मोबाइल है क्या? वहां पे आवाज कम करवा दीजिए एकदम, अगर दूसरा किसी का मोबाइल है। अब बोलिए। सर पहली वीडियो में जो वो मैम थी ना वो एंकरिंग कर रही थी, उनकी एंकरिंग बहुत अच्छी थी और उनने हल्की सी उनकी फेस पे मुस्कान भी थी, उनकी बोलने का उनका जेस्चर पोस्चर भी अच्छा था। और दूसरी वीडियो में ग्रूमिंग के बारे में बताया गया है कि हमें अपने एंकरिंग फोबिया को सामने अच्छे से बिना डर किए हुए बात करनी चाहिए, और उनकी बैठने का तरीका, उनकी हाँ हैंड मूवमेंट भी उनके लिए सब ठीक थे सर। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, खुशबू जी, खुशबू रजक, सादर आमंत्रित है आप। नमस्ते सर। नमस्ते। पहली वीडियो में हमने देखा उसमें मैम थी वो एंकरिंग कर रही थी, पूरी स्माइल के साथ कर रही थी, पूरे कॉन्फिडेंस से बोल रही थी। और उन्होंने 30 सेकंड का मौन रखा, जो हमें बी जवानों ने सही तो उन्होंने 30 सेकंड का मौन रखा। और दूसरी वीडियो में हमने देखा ग्रूमिंग का मतलब होता है अपना और अपनी बॉडी का ध्यान रखना। ये नहीं कि हमें कुछ भी पहन लेना चाहिए, जो पे सूट करे वो पहनना चाहिए, और हमें हेल्दी खाना खाना चाहिए। गुड, बहुत बेहतरीन। चलिए, उनके बाद कौन है? 1 मिनट। परी जैन, सादर आमंत्रित है परी जी, आप बताइए। परी जैन जी, आप सर मुझे वो सुन आ पा रहे रही हैं? थोड़ी अभी, कहीं नहीं नहीं है। चलिए, तो उनके बाद राखी सोनी जी, सादर आमंत्रित है राखी जी, आप।
आप बताइए। पहली वीडियो में हमने यह सीखा कि मतलब वो एंकरिंग, आई कांटेक्ट, स्माइल और किस तरह एंकरिंग, हमें उनका एंकरिंग करना बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने किया। और दूसरी वीडियो में दूसरी हम लोग, आप खुद मतलब लव योर सेल्फ, जब आप खुद से प्यार करेंगे तो सामने वाला आपके बारे में अच्छा ही सोचेगा। और तीसरी बात, आप अपने बारे में पॉजिटिव फील करना, आप अपने बारे में पॉजिटिव फील करेंगे तो सामने वाला भी अपने लिए पॉजिटिव फील करेगा। धन्यवाद। बहुत बेहतरीन, वेरी गुड। रोहिणी चौबे, रोहिणी जी। नमस्ते सर। नमस्ते। जो मैंने फर्स्ट वीडियो में सीखा उसमें जो मैम एंकरिंग कर रही थी, सबसे पहले उसमें इम्पोर्टेंट था कि मैम ने सभी को बेस्ट विशेस दी हैं शुरुआत में ही, और स्माइल फेस के साथ सभी को स्टेज पर बुलाया, स्वागत किया, और उसके साथ साथ वो पब्लिक से भी अटैच रही उस बीच बीच में। और सेकंड वीडियो से मैंने सीखा कि सबसे पहले जो हमें ग्रूमिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। जब भी हम बोलते हैं मतलब दूसरे के सामने हम खुद को प्रेजेंट कैसे करते, इसलिए इम्पोर्टेंट है ग्रूमिंग। वेरी गुड रोशनी जी। थैंक यू। चलिए रिया जी, सादर आमंत्रित है। नमस्ते सर। नमस्ते। पहले देखा कि वो मैम बहुत अच्छी एंकरिंग कर रही थी और दूसरी वीडियो में ग्रूमिंग का अर्थ है अपनी बॉडी को ध्यान देना, अच्छा फील करना। ग्रूमिंग के लिए ज्यादा जरूरी है हेल्थी लाइफ स्टाइल अपनाना। ग्रूमिंग का पार्ट है अच्छा बोलना, किसी के सामने अच्छा रहना, वो अपना पर्सनल केयर करना। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। प्रांजुल जी, प्रांजुल सोनी जी, सादर आमंत्रित हैं। नमस्ते सर। पहली वीडियो में हमने देखा उस लड़की का एंकरिंग करना, जो कि स्माइल, उसके फेस पे स्माइल भी थी, और उसने कैसे सब लोगों को आमंत्रित किया, सबका नाम बोला और सब कुछ अच्छे से किया। और सेकंड वीडियो में थी ग्रूमिंग स्किल, जो हमारी बॉडी के बारे में थी, हमें अपनी बॉडी का कैसे ध्यान रखना चाहिए, हमें हेल्दी खाना खाना चाहिए, और हम मतलब हमें खुद पॉजिटिव थिंकिंग रखना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम दूसरों के सामने कम है, नहीं, हमें खुद को अच्छा बनाना चाहिए, तभी सामने वाला हमारे बारे में अच्छा सोच सकेगा। धन्यवाद। धन्यवाद प्रांजुल जी, बहुत बढ़िया। अनामिका जैन जी, सादर आमंत्रित हैं आप। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। सर पहली वीडियो में हमने देखा कि जो वो लड़की थी वो सबका सम्मान के बारे में बोल रही थी, सम्मान कर रही थी सबका। तो उनका आई कांटेक्ट, जेस्चर, पोस्चर सब कुछ बहुत ही बढ़िया था, और उनने जो बोल रही थी उसके अनुसार अपना जो भी वो बोल रही थी उसके जो कार्य हो रहा था उसके अनुसार वो बोल रही थी। जैसे जिसका स्वागत हो रहा था तो उसके नाम के साथ वो शायरी बोल रही थी, और दीप प्रज्वलन हुआ तो जब दीप प्रज्वलन हुआ तो उसके हिसाब से उन्होंने शायरी बोली। तो हमने इससे यह सीखा कि हमें जिसके बारे में स्पीच देनी है उसके बारे में पहले तो जान लेना चाहिए, और क्या क्या बोलना है उसके बारे में सोचना चाहिए। दूसरी स्पीच थी ग्रूमिंग। तो ग्रूमिंग क्या है? तो अपना और अपनी बॉडी का ध्यान रखना ग्रूमिंग है, और हमें हेल्दी लाइफ स्टाइल को अपनाना चाहिए। यदि हम हेल्दी होंगे तो हमारी बॉडी परफेक्ट होगी और परफेक्ट शेप में होगी। और दूसरा था कि ईट गुड, हमें अच्छा खाना खाना चाहिए। यदि हम अच्छा खाना खाएंगे तो हमारी पॉजिटिव थिंकिंग भी आएगी और हमारी बॉडी हेल्दी होगी। और तीसरा था कि हमें स्माइल, हम कोई भी कार्य करें तो हम फेस पर थोड़ी सी स्माइल जरूर रखना चाहिए, और हमें हेजिटेशन नहीं करना चाहिए यदि किसी के सामने बोल रहे हैं, और रिपीटेशन नहीं करना चाहिए। यदि हम रिपीटेशन करते हैं तो लगता है दूसरों को कि वो ही बोल रहे हैं। और पोस्चर और जेस्चर पे भी ध्यान देना चाहिए। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। चलिए प्रियंका जी। नमस्ते सर। नमस्ते।
पहले वीडियो से मैंने सीखा कि हमें, जैसे उस वीडियो में था कि जब आरो अब्रो को ज्यादा प्रयोग कर रही थी जिससे लोगों को ज्यादा समझ में आ रहा था। और दूसरी वीडियो से मैंने सीखा कि हम लोगों के सामने अपने आप को कैसे दिखाते हैं, अपने आप को कैसे दिखाते हो, अपने आप जितना अच्छा सोचेंगे उतना ही अच्छा महसूस भी करेंगे। और अगर हम जैसे लोगों से ज्यादा डिस्कशन है, लोगों से ज्यादा बात करेंगे तो हम और भी अच्छा बोल सकते हैं। थैंक यू सर। बहुत बेहतरीन। चलिए, उनके बाद कौन है? रूपाली जी, सादर आमंत्रित है आप। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। फर्स्ट वीडियो में जो लेक्चर दे रही थी उनका जो मतलब पोस्टर था वो ठीक था, रीड क्लियरिटी ठीक थी, सब ठीक था, बस पैरों के बीच गैप समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि डाइट था। उनका जो जेस्टर था, जैसे जब वो दीपक जलाने के लिए कहते हैं तो जिस तरह वो उन्होंने मतलब इशारा किया था वो भी ठीक था। इसके साथ ही जैसी स्पीक होती है वैसे वो मतलब उस तरह से बोल भी रही थी। मतलब जैसे साइलेंट होके आरोह के क्रम में धीमे धीमे से बोल रही थी, वो अच्छा लगा था। सेकंड वीडियो में ग्रूमिंग के बारे में है, तो ग्रूमिंग स्किल में है कि हमें लोगों के सामने खुद को कैसे दिखाना है। तो इसका ये भी होता है कि जैसे जो ट्रेंडिंग चलती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग खुद को बदल लेते हैं, वैसे ही दिखना शुरू हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये है कि हमें ये देखना है कि आपको आपकी पर्सनैलिटी पर क्या सूट करता है, जो सूट करेगा वही आपको वैसे ही पहनना है और खाना है, और साथ में स्माइल भी रखनी है। एक चीज और, यदि आप लोगों को अपना ग्रूमिंग स्किल दिखाना चाहते हो तो आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी पड़ेगी, डिबेट दिखाना पड़ेगा, तभी लोग आपको पहचानेंगे। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। चलिए, रक्षा राय जी, सादर आमंत्रित है। नमस्ते सर। मैंने पहली नमस्ते। वीडियो में देखा कि उसमें एक मैम थी जो कि एक शायरी के से बोलकर शुरुआत करती थी। फिर उन्होंने सभी का आमंत्रित किया और उनका सम्मान भी किया, और उनका बोलने का स्टाइल बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि वो बहुत ही, उनकी आवाज भी बहुत अच्छी थी। उन्होंने हाथों का बोलते समय हाथों का प्रयोग भी किया था, उनके फेस पे स्माइल भी थी। और दूसरी वीडियो में हमने सीखा कि हमें ग्रूमिंग वो कहलाता है कि हमें अपना और अपने शरीर का ख्याल रखना चाहिए, तो वो ग्रूमिंग कहलाती है। तो ग्रूमिंग सीखने के लिए हमें फेस पे एक छोटी सी स्माइल होना चाहिए, और खड़े होने का स्टाइल अच्छा होना चाहिए, और मतलब कोई होता है ना जो माउथ में उंगलियां ले लेता, नाखून नहीं लेता, वो नहीं करना चाहिए। कुछ कुछ शब्द हमें बार बार प्रयोग नहीं करना चाहिए, कोई को लगे कि बार बार वही बोलते हैं। और हमें अपने खाने का ध्यान रखना चाहिए, मतलब स्वस्थ एवं हेल्दी और साफ खाना खाना चाहिए, और अच्छे कपड़े पहनना चाहिए जो हमारी बॉडी पर सूट करे, ना कि ऐसे कि जो हम सोचें कि हमें ये पहनना है। नहीं, ऐसे नहीं पहनना चाहिए, ऐसे कपड़े पहने कि जो हम पे थोड़ी सूट करें। नमस्ते, थैंक यू। नमस्ते, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खुशबू गोशी जी, खुशबू जी, सादर आमंत्रित है। नमस्ते सर। नमस्ते। सर, पहली वीडियो में मैंने यह सीखा कि मुझे आरोही एवं अवरोही के साथ बोलना चाहिए, जिससे हम क्या बोलना चाहते हैं ये सबको अच्छे से मतलब समझ में आना चाहिए। जो भी हम बोल रहे हैं सामने वाले को बहुत अच्छे से समझ में आए। और दूसरी वीडियो में मैंने सीखा है ग्रूमिंग के बारे में, जिसमें बताया गया है कि मुझे हेल्दी खाना खाना चाहिए, और हम मतलब दूसरे से बात करें तो हमारे फेस पर स्माइल होनी चाहिए, स्माइल होनी चाहिए। आप जैसे लगते हैं, आप वैसे फील करते हैं, तो हमारे मतलब अंदर सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खुशबू सेन जी, सर सादर नमस्ते। आमंत्रित। उसमें पहली वीडियो में था कि हमें अपने बोलने का तरीका, वो बहुत अच्छा, उनके बोलने का तरीका था जो बहुत अच्छा लगा। उनके फेस पर जो स्माइल थी ना, ऐसे सभी के अंदर होनी चाहिए। उनका जो कॉन्फिडेंट था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरी वीडियो में मैंने सीखा कि हमें किस प्रकार अपनी फेस पर स्माइल रखनी चाहिए। किसी भी परिस्थिति में हमें हंसना नहीं भूलना चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो। हमें क्या अच्छा लगता है, यह दूसरा पॉइंट में, हमें क्या अच्छा लगता है यह सोचना चाहिए, बल्कि यह नहीं कि सामने वालों को क्या अच्छा लगता है। हमें किसी के लिए नहीं बदलना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कौन बाकी है अभी? नेहा सेन जी, आपका हो गया?
खुशबू जी आपके डिवाइस पे है ना नेहा जी? जी सर, उनने उनकी थोड़ी तबीयत खराब है तो वो वहीं सुन रही हैं बैठी बैठी, बताइए। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। और कोई बाकी है? अनामिका जी आपके पास कौन है? जी नमस्ते बोलिए। सर। मैं नमस्ते। मैंने पहली वीडियो में ये देखा कि वो मतलब हमें कैसा बोलना चाहिए, और वो लाइन से मतलब वो सभी को बुला रहे थे कि कौन बोल रहा था? उन्होंने कौन से कलर की साड़ी पहनी थी? हाँ, कौन से कलर की साड़ी पहनी थी? रेड। देखा है आपने वीडियो? हाँ, तो बोलिए। और दीप क्लोज वो जला रहे थे तो उस टाइम शायरी बोली थी। और दूसरी वीडियो में मैंने देखा कि बॉडी मतलब बॉडी पे जो ड्रेस अच्छी लगती है वो पहननी चाहिए, मतलब, और जो अपन को स्माइल बोलते समय स्माइल करना चाहिए। नमस्ते सर। वेरी गुड। और कोई बाकी है? देख लीजिए। जी सर, मैं रह गया हूँ सर। हाँ दीपक जी, आप डालते नमस्ते नहीं सर। ना ग्रुप में। नमस्ते सर। बोलिए। बोलिए सर, क्या देखा वीडियो में? हाँ सर, मैंने पहली वीडियो में देखा था जो स्टेज पर जो एंकरिंग किस तरीके से करना है, किस तरीके से गेस्ट को बुलाना है, और बोलने के टाइम जैसे कोई भी जैसे दीप प्रज्वलन हो रहा था उस टाइम पे कोई शायरी वगैरह बोलना चाहे तो वो भी बोल सकते हैं। और मेन चीज सर, उनकी आवाज बहुत अच्छे तरीके से थी, वो बहुत अच्छे से बोल रही थी कि कहाँ हमें किस शब्दों का यूज करना है, कैसे शब्दों को चुनकर हमें बोलना है। वो चीज बहुत अच्छी लगी सर। इसके साथ बहुत सेकंड बढ़िया। वीडियो में सर हमने ग्रूमिंग के बारे में जाना था। ये ग्रूमिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम एक्सपेंसिव कपड़ों का यूज करें या जो लाइफ स्टाइल है उसको चेंज करें। ग्रूमिंग का मतलब ये है कि हमें अपनी बॉडी को सामने वाले के सामने किस तरीके से रिप्रेजेंट करें, वो ज्यादा मायने रखता है। इसी बहुत चीज के बेहतर। बारे में जाना था सर। वेरी गुड। चलिए दीपक जी, इतना अच्छा जी सर, बोलते हैं तो धन्यवाद हर सर। बार लास्ट में क्यों बोलते हैं, पहले क्यों नहीं बोलते? पहला नाम सर आज हमारा होना चाहिए। थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, इस वजह से ज्वाइन नहीं कर पाया टाइम से सर, लेट हो गए थे। चलो कोई बात नहीं। और कोई बाकी है? ओके चलो, अगर है भी तो बाद में बोलेंगे वो। तो आप सबने दोनों वीडियो देखे और दोनों वीडियो में क्या आपको समझना था वो आप अच्छे तरीके से समझें। बहुत ही बेहतरीन। आप में से सब लोगों को एक सवाल पूछता हूं मैं। आपको मैसेज बॉक्स में उसका जवाब डालना है, ठीक है? एंकर में, एक अच्छे एंकर में क्या होना बहुत जरूरी है? आज तक आपने बहुत सारे प्रोग्राम देखे होंगे ना, उसमें एंकर भी देखे होंगे। सबसे ज्यादा मजा आपको कब आता है? एंकर क्या करता है तो सबसे ज्यादा मजा आता है, या क्या देखने में सबसे ज्यादा मजा आता है? एक एंकर कैसा होना चाहिए? ग्रुप में डालिए, देखते हैं क्या क्या जवाब आते हैं आपके। चैट बॉक्स। फेस पे स्माइल होना चाहिए, बहुत बढ़िया। चलिए, मैं नोट कर रहा हूँ सब कुछ। अभिलाषा जी ने कहा है कि उनके फेस पे स्माइल होना चाहिए तो हमें मजा आएगा। चलिए, और कोई? चेहरे पे मुस्कान हो और शायरी भी अच्छी होनी चाहिए, वेरी गुड। स्माइल भरा फेस हो और बॉडी एक्शन अच्छा होना चाहिए। हमेशा सकारात्मक बातें हो। पब्लिक को अपने कॉन्सेप्ट कनेक्ट करके रखे, वेरी गुड। रूपाली जी बहुत बड़ी। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बीच बीच में शायरी का प्रयोग होना चाहिए। बोले जाने वाले शब्दों का चयन प्रभावित करता हो। अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट करना। छोटी सी मुस्कान होनी चाहिए, वेरी गुड। बीच बीच में हंसते रहना चाहिए, चलिए बहुत अच्छा।
आई कांटेक्ट सही होना चाहिए, तो बहुत जरूरी है। वेरी गुड अभिलाषा जी। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए और स्माइल होनी चाहिए, सही है। तो लाइफस्टाइल, राखी जी, तो आप सबको एक एंकर में ऐसी इतनी इतनी चीजें चाहिए, ठीक है। तो अभी क्या है, एंकर आपको बनना है। किसको बनना है? आप सबको बनना है ना। तो ये सारी चीजें आपको अपने अंदर अपने जीवन में उतारनी पड़ेगी। आकर्षक व्यक्तित्व आपका होना चाहिए, लाइफस्टाइल आपकी अच्छी होनी चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका अच्छा होना चाहिए, हैंड मूवमेंट्स जो होने चाहिए वो भी आपके अच्छे होने चाहिए। पब्लिक को अपनी बात सुनाने के लिए जो पब्लिक को कनेक्ट करना है ना, वो हुनर भी आपके पास होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके पास होना चाहिए। आप जो बात कर रहे हैं ना कि स्माइल चाहिए, वो स्माइल आपके मुंह पे होनी चाहिए। और आपका व्यक्तित्व एकदम आकर्षक होना चाहिए, आप सुंदर दिखने चाहिए। तो ये सारी चीजें अगर आप अपने आप में डाल देंगे तो एक अच्छे वक्ता और अच्छे एंकर बन सकेंगे या नहीं बन सकेंगे? बन सकेंगे। चलिए, तो किस तरीके से ये सारी चीजें होंगी उसके बारे में हम सीखते हैं। कितने लोग उत्सुक है सीखने के लिए? वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए नीरज जी, नेक्स्ट स्लाइड कीजिए प्लीज। तो मंच संचालन क्या होता है? सबसे पहले तो एंकर बनने के लिए हमें मंच संचालन सीखना है, वही होता है एंकर। तो कहीं पे भी जाओ, कोई भी प्रोग्राम में जब आपको एंकर बनाया जाता है तो उसमें मुख्य अतिथि होते हैं। आपने वीडियो में भी देखा होगा मुख्य अतिथि का स्वागत किस तरीके से उन मैडम ने किया था, जिससे आपको बहुत अच्छा लगा ना वो, ठीक है। तो मुख्य अतिथि का जो स्वागत किया जाता है, वो अगर आप ढीले ढाले तरीके से, सीधे साधे तरीके से उनको बुला लेंगे तो ऑडियंस को ना मजा आएगा, ना उस अतिथि को मजा आएगा, ना आपको खुद को मजा आएगा। आप अगर कुछ इनोवेटिव तरीके से, कुछ अलग तरीके से उन्हें इंट्रोड्यूस करेंगे, उनका स्वागत करेंगे, तो लोग अंदर अंदर बातें कर रहे होंगे या उनका माइंड कहीं पे भी चल रहा होगा, सारे यहाँ पे आ जाएंगे और सबका फोकस सीधा स्टेज पे आ जाएगा। समझ रहे हैं? तो मुख्य अतिथि का स्वागत जब करना है हमें, तो कुछ यूनिक स्टाइल से करना है। अपने आवाज में भी आरो अवरो ऐसा होना चाहिए जैसे सामने वाला सुनने के लिए एकदम बेकरार हो जाए, उससे बहुत मजा आने लगे, उसके कानों में कोई शहद डाल रहा हो ना, ऐसा ऐसा मीठा हमारा आवाज होना चाहिए। समझ रहे हैं? चलिए, उसके बाद होता है ईश्वर वंदना। सभी जगह पे ईश्वर वंदना होती ही है प्रोग्राम में, तो ईश्वर वंदना करना भी आपको आना चाहिए। बहुत सारी जगह पे मैं भी एंकरिंग के लिए जाता हूँ, वहां पे ईश्वर वंदना के लिए कोई अलग से एक प्रोग्राम होता है या कुछ बच्चियां होती है और डांस करती है, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी जगह पे ईश्वर वंदना करने को हमें ही बोला जाता है। तो उस वक्त ईश्वर वंदना हमें आनी चाहिए, उसका आरोह अवरोह हमें पता होना चाहिए, उसका क्या राग है क्या लय है वो हमें आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद दीप प्रज्वलन। तो दीप प्रज्वलन के 4 से 5 अलग अलग श्लोक हैं, ठीक है। वो श्लोक हमें मुंह जबानी होने चाहिए। बहुत सारी जगह पे क्या होता है, माइक सिस्टम होता है, तो जो माइक पे बैठता है उनको हम बोल देते हैं पहले से कि जब दीप प्रज्वलन हो तो आप ये जो श्लोक है वो बजा देना अपने मोबाइल से, ठीक है। पर किसी जगह पे चलो उस टाइम नहीं चला वो, तो हमें हमारे माइक से वो श्लोक बोलना है, सही है। तो 4-5 श्लोक है दीप प्रज्वलन के, वो हमें मुंह जबानी होने चाहिए। उसके बाद बातचीत का कौशल। बातचीत का कौशल हमें होना ही चाहिए, तो ही हम अच्छे एंकर बन पाएंगे। और बातचीत का कौशल आपको हमने पहले 3 सेशन में सिखा दिया है, इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग, ठीक है। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि जब हमें कोई एंकर के रूप में बुलाता है मैनेजमेंट, तब क्या होता है कि जो मुख्य अतिथि का स्वागत करने वाला होता है वो शायद नहीं आया है, ठीक है। उनका फूलों से जो जिसने स्वागत करना होता है वो नहीं आए हैं, जिनको उनको गिफ्ट से स्वागत करना है वो नहीं आए हैं, उनकी जगह किसी और को बुलाना है और हमें जो नाम लिख के भेजा है वो लोग तो आए नहीं।
तो हम उनका नाम नहीं बोल सकते। एट अ टाइम दूसरे व्यक्ति का नाम आता है, वो लिखा भी नहीं जाता। तो अगर बातचीत का कौशल होगा आप में, तो आप उस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। ठीक है। जो आभार वंदना के लिए जो आने वाले थे वो नहीं आए हैं, तो आभार वंदना शायद आपको करनी पड़ सकती है। तो अगर बातचीत का कौशल आपको पता होगा तो आप अच्छे से कर पाएंगे। यानी कि कोई भी सिचुएशन आई तो उसको हैंडल कौन कर सकेगा? एंकर कर सकेगा, अगर उसको बातचीत का कौशल पता है। मान लीजिए कोई प्रोग्राम में गए हैं, 8 बजे प्रोग्राम आपने शुरू कर दिया, 8:30 बजे मुख्य अतिथि आने वाले थे, उस तरीके से पूरा एजेंडा सेट था, पर मुख्य अतिथि हमेशा आने में देर कर देते हैं। तो 8:30 बजे नहीं आए, आधा घंटा और लगाया, तो उस आधे घंटे में क्या करेंगे? तो उस आधे घंटे में आपको ऑडियंस को जकड़ के रखना है। तो ऑडियंस को जकड़ के रखने के लिए अगर बातचीत का कौशल आपको पता है तो आप ऑडियंस के साथ बातें कर सकते हैं, ऑडियंस को कोई नई गेम जो है वो बता सकते हैं और ऑडियंस को बिजी रख सकते हैं, जिससे वो लोग बार बार घड़ी ना देखें और मुख्य अतिथि नहीं आए तो ऑडियंस खाली ना हो जाए। तो ऑडियंस को पकड़ के रखने का कौशल भी हमें ही आना चाहिए, इसलिए बातचीत का कौशल बहुत जरूरी है। आर्टिस्ट के बारे में यूनिक परिचय देना। अगर आप एंकरिंग कर रहे हैं तो ऑडियंस में बहुत सारे लोग हैं, उनको जो आर्टिस्ट अभी स्टेज पे परफॉर्म करने वाला है ना, उनके बारे में बताना है। तो ऑडियंस और आर्टिस्ट के बीच की कड़ी कौन है? एंकर है। तो एंकर को क्या करना है? ऑडियंस को बातें बतानी है जो वो आर्टिस्ट के बारे में है। तो अगर आर्टिस्ट के बारे में ऐसे ही सीधा सीधा बोल दिया तो ऑडियंस को भी मजा नहीं आएगा और आर्टिस्ट को भी नहीं आएगा। तो आर्टिस्ट के बारे में कोई यूनिक परिचय दीजिए। जैसे मुख्य अतिथि का स्वागत हमने यूनिक तरीके से किया था ना, उस तरीके से आर्टिस्ट के बारे में कोई यूनिक परिचय दीजिए। जैसे कि उसने लास्ट 1 साल में कोई ट्रॉफी जीती है, कोई कंपटीशन जीता हो, ठीक है, वो टीवी पे कोई चैनल पे अपीयरेंस उसने किया हो, अपने कॉलेज में कोई अपीयरेंस किया हो, या फेसबुक पे या इंटरनेट पे कहीं पे भी उसने डांस डाल करके रखा है तो वो वायरल हो गया हो, और कोई डांस करने आ रहा है आर्टिस्ट, तो आप उसको कौन से गाने पे डांस करेगा, उसके साथ साथ कितने सालों से वो डांस में है, कौन कौन सी ट्रॉफीज उन्होंने जीती है, ये सारी चीजें अगर आप बोलेंगे साथ साथ में तो लोग सोचेंगे कि नहीं भाई ये कोई चिला चालू आइटम नहीं है, ये कोई अच्छा आर्टिस्ट है जिसने ऑलरेडी ट्रॉफी जीती है, कंपटीशन जीत के फिर यहाँ है। तो लोग उसे देखने के लिए मजबूर हो जाएंगे, और अगर माइंड दूसरी जगह पे भी है ना तो वापस आ जाएगा। ठीक है। तो आर्टिस्ट के बारे में यूनिक परिचय देना भी हमें आना चाहिए। उसके बाद मुक्तक, शायरी और कहानी। आप में से ही बहुत सारे लोगों ने लिखा कि शायरी होनी चाहिए बीच बीच में। कोई कहता है कि ऑडियंस को एकदम जकड़ के रखना चाहिए। तो ऑडियंस को जकड़ के रखने के लिए मुक्तक, शायरी और कहानी, ऐसी कम से कम 5-10 शायरी या कहानियां, मुक्तक आपके मुंह जबानी होनी चाहिए। तो कहीं पे भी कोई भी सिचुएशन आए तो उस सिचुएशन में जो भी शायरी, कहानी या मुक्तक फिट हो रहा है उसको आपको फिट कर देना है। पर कब कर पाओगे? जब आपके मुंह जबानी होंगी इतनी शायरी। आप लिख के कुछ और गए हैं पर वहां जाके आपने देखा कि सिचुएशन कुछ और है, तो अभी उस सिचुएशन के मुताबिक आपको शायरी बोलनी है, उस सिचुएशन के मुताबिक आपको कहानी सुनानी है। तो जो लिखी हुई है ना उसको नहीं बोल पाएंगे आप। तो उससे ज्यादा अच्छा ये है कि 5-10 कहानियां, शायरी, मुक्तक आपको मुंह जुबानी याद है तो आप अच्छे तरीके से उसे बोल पाएंगे। ठीक है। ओके। कभी कोई गलत शब्दों का प्रयोग ना करें। एंकरिंग करने के लिए हम जब भी जाते हैं ना, कोई गलत शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जानबूझ के तो कोई नहीं करता है पर गलती से हो जाता है। कौन कौन से गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए? एक तो कास्ट, कास्ट यानी जात पात। ठीक है। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वैसे हिंदुओं में भी बहुत सारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है। तो ये सारी जो कास्ट है ना उसके बारे में हमें कुछ नहीं बोलना है एज ए एंकर। हमारी कोई शायरी में, कोई कहानी में भी पर्टिकुलर इस चीज की जैसी बातें नहीं होनी चाहिए। दूसरी होती है क्रीड। क्रीड यानी मान्यताएं। सारे धर्म की मान्यताएं अलग अलग होती है। ठीक है। सारे कास्टासिज्म के भी मान्यताएं अलग अलग होती है।
तो हमारी मान्यता और दूसरों की मान्यताओं के बारे में कभी बात नहीं करनी, क्योंकि किसी को वो अच्छा लग सकता है, किसी को बुरा लग सकता है। सबके मतभेद अलग अलग हो सकते हैं, सारे मत अलग अलग हैं, तो मतभेद हो सकता है। तो ये ना हो, इसलिए हमें क्रीड, कास्ट के बारे में नहीं बोलना है। तीसरा, पॉलिटिक्स के बारे में कभी नहीं बोलना है, किसी भी पार्टी के बारे में नहीं बोलना है। हमें कोई पार्टी बहुत ही पसंद है और हम हमेशा उसी पार्टी को वोट करते हैं, पर हम जब एज अ वक्ता, एज अ एंकर स्टेज पे हैं, तब हम पब्लिक प्रॉपर्टी है। इसलिए किसी को भी कोई भी प्रकार का दुख हो ऐसा हम नहीं बोल सकते। तो कोई भी पार्टी का प्रचार नहीं करना है, कोई भी पार्टी का कुछ अच्छा नहीं बोलना है या बुरा भी नहीं बोलना है। तो राजनीतिक बातें भी नहीं करनी है। तो क्या क्या नहीं बोलना है? एक, कास्ट के बारे में। दूसरा, क्रीड के बारे में, क्रीड यानी मान्यता। तीसरा, पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं बोलना है। ठीक है, ये 3 चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो कोई गलत शब्द आपके मुंह से निकलेगा नहीं। समझ रहे हैं? अब तक का जो मैंने सिखाया उसमें कोई सवाल आपका? समझ में आ गया ना सब कुछ? जिनको समझ में आया हैंड रेस कीजिए प्लीज। वेरी गुड। कुछ कुछ लोगों ने नहीं किया तो शायद उनको पता नहीं लगा। जिनको पता नहीं लगा पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज प्लीज सर। रिया, रिया जी, उन्होंने हाथ शायद ऊपर किया है। रिया जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं। ओके, सेकंड पेज पे अपने आ गए सेल्फ ग्रूमिंग या सौंदर्य कौशल। आपने ही बोला कि एंकर बहुत अच्छा दिखना चाहिए, उसकी पर्सनालिटी बहुत बेहतरीन लगनी चाहिए। तो पर्सनालिटी कब बेहतरीन लगेगी, कब अच्छी लगेगी? तो सेल्फ ग्रूमिंग या सौंदर्य कौशल से ही अच्छा लगेगा। आप सबने वीडियो देखा है, वीडियो में बताया गया है कि सेल्फ ग्रूमिंग यानी हम सब मान लेते हैं फैशन, यानी महंगे महंगे कपड़े पहनने और नए नए कपड़ों के पीछे बहुत खर्चा करना, ब्यूटी पार्लर में जाके बहुत खर्चा करके ब्यूटीफुल बन जाना, इसको सेल्फ ग्रूमिंग नहीं बोलते हैं। ठीक है, सेल्फ ग्रूमिंग ग्रूमिंग और सौंदर्य कौशल के बारे में अब बात करते हैं कि सबसे पहले तो अपने आप के बारे में जाने। मुझे सबसे ज्यादा कौन जान सकता है? कौन बताएगा? मेरे बारे में सबसे ज्यादा कौन जानता है? सर हम खुद अपने बारे में जानते हैं सबसे ज्यादा, वेरी गुड और अभिलाष। कोई नहीं जानता। दीपक जी ने भी बोला, मैं, प्रियंका जी ने भी बोला, मैं। तो अपने बारे में सबसे ज्यादा अगर कोई जानता है ना तो वो खुद ही जानते हैं। तो अपने आप के बारे में जानिए। आप सबको आपकी स्ट्रेंथ पता है और आप सबको आपकी जो वीकनेस है ना उसको भी आप जानते हैं। भले ही आपके भाई बहन, आपके मम्मी पापा, आपके फ्रेंड सर्कल को पता नहीं होगा कि आपके अंदर कौन सी कमी है, पर वो आपको जरूर पता होगा। तो उसे पहचानिए और उसे किसी भी तरीके से हराने की कोशिश कीजिए। अगर आपको अपनी पर्सनालिटी बहुत ही बढ़िया बनानी है तो सबसे पहले आपके अंदर जो भी खामियां है ना उसको ढूंढिए, पकड़िए और भगाइए। समझ रहे हैं? चलिए, दूसरा, अपनी वैल्यू कीजिए। खुद की वैल्यू करना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने खुद की वैल्यू नहीं करेंगे तो लोग आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। उसी तरीके से जैसे समय की वैल्यू हम करते हैं ना तो समय हमारी वैल्यू करता है, उसी तरीके से हम अपने आप की वैल्यू करेंगे ना तो ही लोग हमारी वैल्यू करेंगे। एक एग्जांपल देता हूँ। 2 दोस्त थे, दोनों दोस्त एक जैसा पढ़े, एक साथ बड़े हुए और एक ही जैसा वो लोग सब कुछ किए। ठीक है, पर जब वो कोई सेवा करने जाते थे कहीं पे, सेवा यानी उनका प्रोफेशन था, वकील थे दोनों, तो एज अ एडवोकेट जब पहले दोस्त के पास कोई आता था तब वो क्या करता था, अपने खुद की वैल्यू करता था। और जो उनके क्लाइंट आए ना उनसे जो फीस है ना वो फीस
स्ट्रक्चर बहुत हाई रखता था, 25,000 रुपये वो स्टार्टिंग फीस लेता था। और दूसरा जो उसका दोस्त था वो भी उतना ही कैपेबल था, पर वो फीस लेता था सिर्फ 5,000 रुपये। समझ रहे, दोनों एक से हैं, एक जैसा ही दोनों में कौशल है, पर एक बंदा अपने केस का लेता है 25,000, दूसरा लेता है सिर्फ 5,000। तो लोग जो फंसे हैं कोर्ट केस में, आप भी एज ए एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप कोर्ट केस में फंसे हैं, दो वकील हैं आपके सामने, एक 25,000 लेता है, एक 5,000 लेता है, तो ज्यादातर 90% लोग 25,000 वाले के पास जाएंगे, भले ही वो ज्यादा पैसा ले रहा है, क्योंकि उनके माइंड में इसकी वैल्यू है। क्योंकि ये अगर 25,000 रुपये ले रहा है तो इसके अंदर ज्यादा ज्ञान है, ये हमें जल्द छुड़वा पाएगा, ये हमें जल्द इस केस से बाहर निकालेगा, ऐसी एक माइंड के अंदर ग्रंथि बैठ जाती है। समझ रहे हो एग्जाम्पल? तो अपनी वैल्यू अगर खुद करेगा ना आदमी, तो लोग आपकी वैल्यू करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ठीक है। तीसरा है आत्मविश्वास। आप ही ने बताया कि आत्मविश्वास बहुत जरूरी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है एज ए एंकर। जब तक आपके खुद के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना, तब तक आप दूसरों को कॉन्फिडेंस दे ही नहीं सकते। कोई भी बंदा दूसरों को कोई चीज अगर उसको देनी है तो उसके पास तो होनी चाहिए ना। अगर मान लीजिए आपने मुझसे एक पेन मांगा, ठीक है, कि सर एक बॉल पेन दीजिए, तो मेरे पास बॉल पेन होगी तो मैं दूंगा ना आपको। अगर मेरे पास नहीं है तो मैं क्या बताऊंगा, नहीं मेरे पास तो नहीं है। ठीक है। तो आत्मविश्वास अगर मेरे पास है तो ही मैं दूसरों को दे सकता हूं। चौथा है व्यक्तित्व में विकास। व्यक्तित्व में विकास कब होगा? जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, वैसे वैसे एक अलग वक्ता तो आप बन ही चुके हैं, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे अच्छे एंकर बनते जाएंगे। अच्छे एंकर बनेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम करेंगे और ज्यादा लोग आपको पहचानने लगेंगे। धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व में निखार आता जाएगा, व्यक्तित्व में विकास होता जाएगा। वो आपको पता नहीं चलेगा, पर आपके सराउंडिंग जो लोग रहते हैं ना, वो लोग मार्क करेंगे उसको। आपके फैमिली मेंबर्स, आपके दोस्त, आपके पड़ोसी, ये सब लोग मार्क करते जाएंगे कि इनके व्यक्तित्व में विकास हो रहा है। ठीक है। उसके बाद बातचीत का कौशल, जो हमने आगे भी बात की, ये एक सेल्फ ग्रूमिंग का ही पार्ट है। अगर आप बहुत अच्छे तैयार हुए हैं, कपड़े अच्छे पहने हैं आपने, माइल्ड मेकअप भी किया है, पर बातचीत करने का कौशल नहीं है, बोलना आपको आता है, पर कहाँ पे क्या बोलना है और किस तरीके से बोलना है वो आपको पता नहीं है, तो सेल्फ ग्रूमिंग का कोई मतलब नहीं है। जितने भी अच्छे आप बोलते हैं ना, पर हाँ, जितने भी अच्छे आप दिख रहे हैं पर बोलते नहीं है अच्छा, तो सामने वाले को आप पसंद नहीं आएंगे। तो बातचीत का कौशल होना सेल्फ ग्रूमिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे अलग तरीके से रहना। ठीक है। सबसे अलग तरीके से रहने का मेरा मतलब ये है कि ग्रुप से कुछ अलग दिखना। एक झुंड होता है ना, तो झुंड के पास साथ आप मिल गए तो आपकी कोई कीमत नहीं है, पर उससे कुछ अलग आपने किया तो झुंड से आप अलग हो गए, आपकी एक अलग शख्सियत बन गई, आपकी एक अलग पर्सनालिटी बन गई। तो लोग एक तरफ झुंड को देखेंगे, एक तरफ आपको देखेंगे, आपका एक इंडिविजुअल अलग ही पहचान होगी। ठीक है। वो कब होगी? जब आप एक अच्छे वक्ता बनते हैं, लोगों के माइंड में अच्छा बोलने वाला जो व्यक्ति है वो ज्यादा ज्ञानी है। अगर उनको किसी चीज के बारे में कुछ सलाह सूचन चाहिए होगा तो वो आपके पास आएंगे। क्यों? क्योंकि आप अच्छा बोलते हैं, तो इसका मतलब है अच्छा बोलने के लिए आप अच्छी चीजें पढ़ते भी हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं, तो आपके अंदर ज्यादा ज्ञान अपने आप उत्पन्न होता रहता है। तो लोग कुछ पूछने के लिए, सलाह सूचन के लिए भी आपके पास आएंगे। इसलिए हमें सबसे अलग रहना, अपने आप के बारे में जानकारी ले। चलिए, पहला तो हमने देख लिया कि अपने आप के बारे में जाने, तो वो तो आपको पता ही है। ठीक है। तो अपनी अपनी जो भी गलतियां हैं उसे निकालो, और अब है अपने आप के बारे में जानकारी ले।
किससे ले सकते हैं? आपको अपने बारे में जानकारी कौन कौन दे सकता है? कौन बताएगा? अनम्यूट कीजिए और बात कीजिए, कोई 2 लोग। आपकी हमारी फैमिली वाले, हमारे दोस्त दे सकते हैं। सॉरी, आपके दोस्त और फैमिली वाले दे सकते हैं। वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। आपके दोस्त और आपके फैमिली मेंबर्स आपके बारे में आपको जानकारी दे सकते हैं। कब देंगे, कैसे देंगे, मैं आपको बताता हूँ। आप अगर कोई वीडियो बनाते हैं या आईने के सामने खड़े होकर बोलते हैं, या फिर हमारे घर के जो मेंबर्स हैं उनको ऑडियंस बना के उनके सामने कुछ बोलते हैं, आपके दोस्त हैं, फ्रेंड सर्कल है, उनके सामने कुछ बोलते हैं, तो आप जान सकते हैं कहाँ कहाँ आपकी गलतियां हो रही। दूसरा, आपने अच्छे कपड़े पहने हैं, माइल्ड मेकअप किया है, जेंट्स है तो उन्होंने मूछें रखते हैं तो चलो उसको ट्रिम करवाया है, दाढ़ी रखते हैं तो उसको भी ट्रिम करवाया है, या फिर पूरा एकदम क्लीन कर दिया है फेस को, तो अच्छे लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं, बाल अच्छे बनाए नहीं बनाए, कपड़े अच्छे पहने नहीं पहने, वो कपड़े उनको सूट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये सारी चीजें हमारे फैमिली मेंबर्स और हमारे दोस्त हमें बताएंगे। तो अपने बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी है। हमारा शरीर यानी कि जो हमारी बनावट है ना, उसके मुताबिक हमें कपड़े पहनने चाहिए। हम पतले हैं, हम थोड़े हेल्दी हैं, हम लंबे हैं, हम हाइट में छोटे हैं, हम काले हैं, हम गोरे हैं, उसके हिसाब से हमें कलर पसंद करना है, उसके हिसाब से हमें कपड़े पसंद करने हैं, और उसी के हिसाब से हमें कपड़े पहनने हैं। जो थोड़े हेल्दी लोग होते हैं ना, वो लोग जो कपड़े पहनते हैं, वही कपड़े अगर कोई पतला आदमी या पतली लड़की पहनेगी तो अच्छा नहीं लगेगा, और पतली लड़कियों को जो कपड़े अच्छे लगते हैं वो किसी हेल्दी लड़की को अच्छे नहीं लगेंगे। कोई ऐसा बंदा जो एकदम हैंडसम है, एकदम वाइट है, उसको जो कपड़े कलर अच्छे लग रहे हैं, वही कलर अगर कोई थोड़ा श्याम है, ब्लैक है, वैसा बंदा पहनेगा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। तो सबको अपने बॉडी स्ट्रक्चर के मुताबिक कपड़े पहनने चाहिए, कलर के मुताबिक और डिजाइन के मुताबिक। समझ रहे हैं? तो ये सारी चीजें हमें हमारी दोस्त और हमारी फैमिली बता सकती है। उसके बाद है स्वस्थ रहना, भोजन का ध्यान रखना। तो सबसे पहले स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि मान लीजिए 3 दिन के बाद कोई प्रोग्राम है और आज आप किसी बीमारी से ग्रस्त हो गए, तो ना तो आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, ना आप स्क्रिप्ट बना पाएंगे, और जिस दिन करना है उस दिन अगर आपकी तबीयत थोड़ी ठीक रही तो 1 घंटे पहले आप स्क्रिप्ट बना रहे होंगे, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी होगी, वो कॉन्फिडेंस बढ़ा नहीं पाएंगे, और कॉन्फिडेंस बढ़ा नहीं पाएंगे तो आप प्रोग्राम अच्छा नहीं दे पाएंगे। समझ रहे? तो स्वस्थ रहना है, इसलिए भोजन का ध्यान रखना है। जैसा हम खाते हैं वैसे विचार आते हैं, जैसा आहार वैसे विचार। ठीक है? तो एकदम पौष्टिक खाना खाना चाहिए, घर का बना हुआ खाना खाना चाहिए, जितना बन सके उतना बाहर का खाना अवॉइड करना है, फास्ट फूड अवॉइड करना है, जितना बन सके उतना घर का शुद्ध सात्विक खाना खाएंगे तो वैसे अच्छे अच्छे विचार आएंगे, तो आप अच्छे विचारों के साथ एक अच्छे वक्ता बन पाएंगे, एक अच्छे एंकर बन पाएंगे। ठीक है? उसके बाद है अपने आप से प्यार करें, लव योर सेल्फ। अगर आप अपने आप से प्यार करेंगे तो ही लोग आपसे प्यार करेंगे। अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करेंगे तो लोग आपसे प्यार नहीं करेंगे। ठीक है? कुछ ऐसी चीजें हैं जो इसमें नहीं है। आप नोट और पेन लेके सब सारे बैठे हैं, अभी मैं जो बोल रहा हूं वो सब आपको लिखना है, बहुत जरूरी है। जब एज ए एंकर कोई मैनेजमेंट आपको कॉल करती है कि भैया आपको एंकरिंग करना है सो एंड सो प्रोग्राम में, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नो योर ऑडियंस। जैसे हमने ईपीएस में सीखा था कि ऑडियंस में कौन कौन से लोग हैं, वो सबसे पहले आपको पूछना है कि ऑडियंस में बच्चे रहेंगे, युवा रहेंगे, सीनियर सिटीजन्स रहेंगे, बिजनेसमैन रहेंगे, डॉक्टर्स रहेंगे, एडवोकेट्स रहेंगे, सीए रहेंगे, कौन रहेगा, उनका एजुकेशन स्ट्रक्चर क्या है, उनका प्रोफेशन अभी क्या है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, तो ही आप एक अच्छे एंकर बन पाएंगे। क्योंकि अगर बच्चों का प्रोग्राम है तो जब आप
स्क्रिप्ट बना रहे हैं ना, तो स्क्रिप्ट उस तरीके से बनाएंगे कि जैसे जिसमें बच्चों को मजा आए। अगर बच्चों वाली स्क्रिप्ट बना के चले गए और सामने सीनियर सिटीजन्स बैठे हैं, तो आपको जो बना के गए ना उसमें से कुछ बोलना नहीं है, पूरा कुछ नया बोलना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, नो योर ऑडियंस, ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट से आप पूरा प्रोग्राम जो है उसका एजेंडा मांग लीजिए कि पूरा प्रोग्राम किस तरीके से चलेगा, सबसे पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद और एंड किस तरीके से होगा। ये सारी चीजें मैनेजमेंट से एक बार मांग लीजिए। आपको एक एजेंडा मिल गया, आपको पता चल गया ऑडियंस में कौन कौन है, एजेंडा के अंदर बाकी सब लिखा है कि मुख्य अतिथि कौन है, आभार विधि कौन करेगा, मुख्य अतिथि का स्वागत कौन करेगा, उसका फूल के बुके से स्वागत कौन करेगा, उनका गिफ्ट दे के स्वागत कौन करेगा, सबसे पहले बोलने के लिए किसको बुलाना है, आखिर में बोलने के लिए किसको बुलाना है। ये सारी चीजें आपके पास आ गई। तो एक एजेंडा आपके पास आ गया और ऑडियंस आपको पता चल गया। उसके बाद आपको उस एजेंडा के साथ साथ अपना पूरा स्क्रिप्ट लिख के तैयार कर देना, ठीक है। वो स्क्रिप्ट पूरा लिख के तैयार हो गया, उसके बाद उसको प्रैक्टिस करना है आईने के सामने खड़े होके। आईने के सामने खड़े होके आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको साथ साथ में एक स्टॉप वॉच भी रखना है, कितना टाइम आप ले रहे हैं इन सब चीजों में। बीच में आपको शायरी बोलनी है, कहानी बोलनी है, मुक्तक बोलना है, कोई एग्जाम्पल देना है, तो ये सारी चीजों में कितना टाइम जा रहा है वो भी आपको पता होना चाहिए। आप स्क्रिप्ट में लिखते जाना साथ साथ में, ठीक है। तो स्क्रिप्ट एक बार हो गई, ऑडियंस पता चल गया, मैनेजमेंट से सब कुछ ले लिया। उसके बाद जिस दिन आपको बोलना है, जिस जगह पे बोलना है, उस जगह पे 1 घंटा पहले पहुंचना है। कितना पहले पहुंचना है? 1 घंटा पहले। क्यों? क्योंकि जब आप वहां पे जाते हैं जहां पे से आपको एंकरिंग करना है, जहां पे से आपको बोलना है, तो वो जो स्टेज है उसका एक अलग ऑरा होता है, एक अलग वातावरण होता है, उसको आप फील कर लेते हैं। तो फील करने से क्या होता है, वहां जाके स्टेज पे आप खड़े रहे, जहां से आपको बोलना है वहां पे खड़े रह के उस जगह को फील किया, तो एक तो सबसे पहले आपके अंदर आत्मविश्वास का संचार होगा। दूसरा, आपके पेट में कुछ गुदगुदी हो रही होगी, हाथों में स्वेलिंग यानी कि पसीना हो रहा होगा, कुछ आपका माइंड कहीं पे और चल रहा होगा, कुछ टेंशन होगा, ये सारा टेंशन मिट जाएगा जब आप 1 घंटे पहले जाके स्टेज के ऊपर फीलिंग लिए। उसके बाद क्या करना है, एक लंबी सांस लेनी है, सांस को थोड़ी देर रोकना है और सांस को धीरे धीरे छोड़ना है। उसके बाद 10 to 1 आपको काउंट डाउन करना है मन में, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इस तरीके से, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस जागेगा और जो भी आपकी चिंता है ना, सारी चिंताएं भाग जाएंगी। क्यों? क्योंकि 1 घंटे के बाद आपको जहां पे खड़े रह के बोलना है, वहां पे खड़े रह के ही आपने एक बार कोई कुछ 2-3 चीजें बोल दी, तो कॉन्फिडेंस बढ़ गया, ठीक है। आपने उस ऑरा को समझ लिया, उस वातावरण को समझ लिया, तो आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहां पे एंकरिंग कर पाएंगे। ये सारी चीजें लिखी है आपने, ये बहुत जरूरी है। हर बार इतनी चीजें अगर आपने कर ली तो आप बहुत ही बेहतरीन एंकर बनेंगे, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पेज प्लीज। चलिए, नेक्स्ट पेज होता है, तब तक सेल्फ ग्रूमिंग या सौंदर्य कौशल में जो भी आपको सिखाया गया है यहां से, उसमें कोई सवाल है? अगर सवाल नहीं है तो कमेंट बॉक्स में डालिए ओके, यानी थम्स अप, और अगर सवाल है तो पूछ लीजिए। दोनों में से कुछ नहीं आएगा तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। चलो, अभिलाषा जी ने थम्स अप दिया है, बाकी सबको पता नहीं चला ऐसा लग रहा है मुझे। कृष्णा जी ने दिया, अनामिका जी, रंजन जी, मेघा जी, वेरी गुड, ओके, सबको पता चल गया है। चलिए, वेरी गुड। कोई सवाल हो तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। नीरज जी, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज नेक्स्ट पेज कीजिए। ओके, देन नेक्स्ट पेज पे हम आ गए हैं। बॉडी लैंग्वेज में कुछ कुछ गलतियां हम लोग करते हैं। कौन सी गलतियां हैं जो हम जानबूझ के नहीं करते हैं पर हो जाती हैं,
तो वो जो गलतियां करते हैं, वो जो कमियां हैं हमारे बॉडी लैंग्वेज में, उसको हमें सबसे पहले हटाना है। और किस तरीके से हटाना है उसके बारे में अब बात करते हैं। सबसे पहले तो बेफिक्र एवं गलत अंदाज में नहीं चलना चाहिए। आप देखना, किसी भी आदमी या किसी भी लड़की को अगर आपने चलते हुए देखा, तो आप उसके चलने के अंदाज में से उसका जो व्यक्तित्व है उसको नाप लेते हैं। ठीक है, सामने वाली व्यक्ति चल के जिस तरीके से आ रही ना, उससे आप एक उसका व्यक्तित्व अपने माइंड में फिट कर लेते हैं। इसलिए जब भी हम चलते हैं ना, तो हमें बेफिक्र एवं गलत अंदाज में नहीं चलना है। हमें एकदम कॉन्फिडेंस के साथ, छाती थोड़ी बाहर निकाल के, कंधे सीधे रख के, फेस को सामने रख के, मुंह पे थोड़ी स्माइल रख के हमें चलना होता है, कि लोगों को लगे कि ये कॉन्फिडेंस से एकदम भरा हुआ आदमी है। ठीक है, एकदम कॉन्फिडेंस से भरे हुए हमको देखेंगे कोई भी, तो सामने वाला भी हमारी इज्जत करेगा। तो बेफिक्र एवं गलत अंदाज में अगर हम चले, तो वो अपने माइंड में हमारी एक इमेज फिट कर लेगा कि ये बंदा कैसा है, या इसके अंदर क्या है क्या नहीं है। तो हमें सबसे पहले ये बॉडी लैंग्वेज जो हमारी है उसको सुधारना है, क्योंकि ये हम जानबूझ के नहीं करते, ये निकल जाता है। दूसरा, बढ़ा चढ़ाकर पेश ना करें। एज ए एंकर मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, ऑडियंस को अपने तरफ खींचने के लिए वो क्या करते हैं, किसी आर्टिस्ट के बारे में जब बताना होता है ना, तो बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलना है, कोई झूठ चीज नहीं फैलानी है, कुछ भी झूठ नहीं बोलना है। हाँ, कुछ अलंकारिक शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं जिसको रोज बरोज की जिंदगी में हम यूज नहीं करते। तो अलंकारिक शब्दों का प्रयोग आप करेंगे ना, तो अटेंशन ऑडियंस का मिलेगा ही मिलेगा। पर हमें सच ही बोलना है, सिर्फ झूठ कुछ नहीं बोलना है, यानी बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोलना है। ठीक है, ओके। देन बार बार घड़ी को ना देखें। होता क्या है, किसी भी प्रोग्राम में आप जाओ, आपने चलो ये 3 घंटे का प्रोग्राम है, तो मान लो ना वो 4 घंटे चलेगा ही चलेगा, क्योंकि आपने स्टार्टिंग जो रखा था ना 12 बजे का, तो स्टार्टिंग होते होते ही 12:30 पौने 1 हो गए, क्योंकि मुख्य मेहमान देर से आए। ठीक है, या फिर कोई आयोजक में से कुछ देर से आए, या फिर ऑडियंस ही देर से आई है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर 3 घंटे का कार्यक्रम है, आपके 3 घंटे खत्म होने आए हैं, आप बारी बारी ऐसे घड़ी देखना शुरू करेंगे, तो ऑडियंस क्या करेगी, उसका माइंड जाएगा टाइम पे, वो भी क्या करेगी, बारी बारी घड़ियां देखना शुरू कर देंगी। और वो लोग भी ठान के आए होते हैं कि 3 घंटे का प्रोग्राम खत्म होगा, उसके बाद मान लो 4 बजे प्रोग्राम खत्म होता है, तो 4:30 बजे मुझे इस जगह पे जाना है, उसके बाद ये काम करके 5 बजे मुझे ये काम खत्म करना है, उसके बाद मुझे घर जाना है। ये उसके माइंड में पहले से फिट होता है। पर एक प्रोग्राम चल रहा है तो वो सीधा सीधा हमें देख रहा है, पर जैसे ही एंकर घड़ी को देखेगा, बारी बारी देखेगा, तो क्लाइंट यानी कि ऑडियंस के माइंड में भी यही आएगा कि कितने बजे, वो भी देखेगा। तो उसके माइंड में सीधा वो जो 4:30-5 बजे वाला उसका काम था, वो आना शुरू हो जाएगा। तो ना तो वो यहाँ पे ध्यान दे पाएगा, ना वो निकल पाएगा। कुछ लोग निकल जाएंगे, तो आपकी ऑडियंस में से पब्लिक खड़ी होकर निकल जाती है, तो उसका मतलब है आप एक अच्छे एंकर नहीं है। ठीक है, तो बार बार घड़ी को देखना अवॉइड करना है, कभी भी नहीं देखना। उसके बाद खुद को दूसरों से अलग कर लेना, ये एक सोचने वाली बात है, दूसरों से अलग कर लेना। तो यानी हम क्या करें सर, कुछ लोगों का सवाल ऐसा होता है, इसका मतलब आप समझने की कोशिश कीजिए। दूसरों से अलग कर देना मीन्स ऑडियंस के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं जो आपके जान पहचान वाले होते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है कि एज अ एंकर स्टेज पे कोई प्रोग्राम हो रहा है तो हम जाके ऑडियंस के साथ बैठ गए और ऑडियंस से कुछ अलग बातें करने लगे, और स्टेज पे कुछ अलग प्रोग्राम हो रहा है। तो क्या होगा, स्टेज के जो लोग हैं ना, उससे आपकी कड़ी टूट जाएगी। ऑडियंस में आप आ गए तो स्टेज वाले जो है ना, वो आपका फॉलोअप छोड़ देंगे। दूसरी तरफ अगर स्टेज के ऊपर जो लोग हैं उनके साथ आप जुड़ जाते हैं, तो ऑडियंस से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो ऑडियंस आपको छोड़ देंगे। आप क्या है, स्टेज के ऊपर जो आर्टिस्ट है वो लोग, और ऑडियंस में जो पब्लिक है वो, उन दोनों के बीच की कड़ी कौन है, आप। ठीक है, ऑडियंस को
जो भी स्टेज पे हो रहा है ना उससे आपको माहितगार करना है, इसलिए दोनों के बीच की कड़ी है आप, तो आपको दोनों से खुद को अलग कर लेना है। कब तक? जब तक ये प्रोग्राम स्टार्ट है, उस तरीके से खुद को दूसरों से अलग कर लेना बहुत जरूरी है। और उसके बाद है बातचीत के क्रम में अपने हाव भाव को नोटिस करें। जब आप बातचीत कर रहे होते ना, मैंने पहले भी बताया था कि बॉडी लैंग्वेज बहुत जरूरी है। हर एक ह्यूमन बीइंग जो होता है उसके माइंड में हर एक मिनट में 800 शब्द निकलते, कितने? 800 नए शब्द प्रोड्यूस होते हैं। उसमें से अगर कंपटीशन भी रखी जाए बोलने की, तो एक मिनट में ज्यादा से ज्यादा बंदा 100 अलग अलग शब्द बोल पाएगा। तो बाकी के जो 700 शब्द हैं, जो 700 भावनाएं हैं आपकी, वो कहाँ से निकलेगी? तो वो आपकी बॉडी से निकलेगी, बॉडी के लैंग्वेज से निकलेगी, सामने वाले को वैसे ही पता चलेगा। तो बातचीत के क्रम में हाव भाव जो होते हैं ना, वो आप जानबूझ के नहीं ला सकते, वो अपने आप निकलते हैं। आप अंदर से जो सोच रहे हैं, आपके अंदर से जो विचार आ रहे हैं, वो विचार आपकी बॉडी से बाहर निकलना शुरू होंगे। तो अगर कोई हाव भाव अलग हो रहा है तो उसको नोटिस आपको खुद को करना है, ठीक है? मान लो आपको पता है कि ये जो मुद्रा है हाथ ऐसे करने की, वो अपने आप को आपने लॉक कर लिया है। तो आप अगर सीखे हुए हैं और ये हो गया है, तो आपको तुरंत पता होना चाहिए कि ये तो लॉक कर लिया मैंने, तो तुरंत ही खोल दीजिए। आपको पता है मुझे हैंड जेस्चर पोस्चर बहुत अच्छे करने हैं, आई कांटेक्ट अच्छे करने हैं, मेरे फेस पे स्माइल होना चाहिए, सब कुछ आपको पता है, पर आपने कुछ चीजें बगैर स्माइल के बोल दी, और जैसे ही आपको याद आया ना, तो आपने स्माइल लाना शुरू कर दिया। कब होगा ये? कि आप खुद के हाव भाव को नोटिस करेंगे कि स्माइल ठीक है या नहीं, आई कांटेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा, हैंड मूवमेंट्स, हमारा जेस्चर पोस्चर ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा। ये सारी चीजें आपको खुद को नोटिस करनी है, तो ही आप अच्छे तरीके से ऑडियंस को अपने आप के साथ जोड़ पाएंगे, ठीक है? ओके। उसके बाद है हद से ज्यादा सर हिलाना भी गलत है। बहुत सारे एंकर आपने देखे होंगे हद से ज्यादा सर हिलाते हैं। तो अगर मैं बात आपसे कर रहा हूँ और सर ज्यादा हिलाता हूँ हाँ ना मैं इस तरीके से, तो आपको मजा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ऑडियंस का ध्यान पूरा हमारी तरफ होता है, आई कांटेक्ट हमारी तरफ होता है। अगर हम बहुत सिर हिलाते हैं तो वो एक अच्छी साइन नहीं जाती है, ठीक है? तो उसे अच्छा नहीं माना गया है। तो अगर कोई बोलते समय आपको भी ऐसी कोई भी चीज हो, ये ज्यादा हाथ हिलते हैं, ज्यादा पैर हिलते हैं, आप ज्यादा चलते हैं, ज्यादा फेस हिलता है, तो उन सब के बारे में हमें प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ओके। उसके बाद बार बार बाल ठीक करना भी गलत माना गया है। आप देखना कोई लेडी होती है ना, तो बार बार उनके बाल ऐसे करके कान के पीछे डालते रहेंगे, बात करते करते भी। तो ये बहुत अलग है। ऑडियंस क्या करेगी? काउंट करेगी। ये देखो एक बार बाल ऐसा किया, उसने लट निकाली होती है, लट वापस तुरंत फिर से लट को ऐसे। तो वो लोग गिनते हैं कि हाँ मैडम ने आज आधे घंटे में 100 बार अपनी बाल को कान के पीछे डाला। तो ये भी नहीं होना चाहिए। कुछ एंकर लड़के भी ऐसे होते हैं जो लंबे लंबे बाल रख रहते हैं, तो वो भी ऐसे ऐसे करके बाल ठीक करते रहते हैं बारी बारी। तो ये भी एक अच्छी साइन नहीं जाती है, ठीक है? तो बारी बारी बाल ठीक करना भी अच्छी चीज नहीं है। उसके बाद आंखें मिलाइए, घूरिए नहीं। आई कांटेक्ट जो मैंने आपको सिखाया था, जितना भी बड़ा ऑडियंस हो सबके साथ आई कांटेक्ट करना जरूरी है। तो किस तरीके से करेंगे? कौन बताएगा? मैंने सिखाया था ईपीएस में। आई कांटेक्ट ऑडियंस, बहुत ऑडियंस है, मान लीजिए 500 लोगों का ऑडियंस है और सभी को अलग ऐसा अलग लगना चाहिए। कौन बताएगा? सभी अलग को ऐसा अलग लगना चाहिए। कर सकते मेघा जी, हैं। एक मिनट एक मिनट, पहले से बोलिए, सबको पता चलना चाहिए क्या बोल रहे हैं। ऑडियंस को, जैसे ऑडियंस बहुत सारे जगह कर तो उनको अलग अलग पार्टी से बांट बांट के उनके साथ पहले इस साइड फिर इस साइड ऐसे कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन, वेरी गुड। अगर ऑडियंस 500 लोगों का है, 1000 लोगों का है, तो आपको क्या करना है? उस ऑडियंस को 6 अलग अलग पार्ट में बांट लेना है। सबसे पहले तो बीच में एक लकीर खींच दीजिए अपने माइंड में, हाँ खींचने मत जाना। 500 लोग हैं, बीच में लकीर कर दी, यानी 250 हो गए, ठीक है? उसके बाद ये जो 2 पार्ट है ना, उसको हमको 3 पार्ट में बांट लेना है माइंड से। अगर बांट लिया, उसके बाद आपको ऑल्टरनेट
एक तरफ इधर तो एक तरफ इधर, फिर इधर तो फिर उधर, उस तरीके से आपको देख के बात करनी है। तो ऑडियंस को लगेगा कि आप सबके साथ बात कर रहे हैं। तो आई कांटेक्ट बहुत बेहतरीन होना चाहिए। यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो है आंखें मिलाइए पर घूरिए नहीं। अगर ऑडियंस में कोई आपके जान पहचान वाले हैं तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उनकी तरफ ज्यादा हमारा ध्यान चला जाता है। तो वहां पे अगर हमने देख के बोलना शुरू किया तो उनकी आंखों में ही देखना शुरू कर दिया तो वो भी अनकंफर्टेबल फील करने लगे। बाकी सारे लोग भी जो हमसे जुड़े हुए ना वो अलग हो जाएंगे। ठीक है। और उनको ऐसा लगेगा कि ये मुझसे आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है, घूर के देख रहा है। इसलिए आंखें मिलानी है, घूरना नहीं है किसी को। ठीक है, ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद आंखें गोल गोल ना घूमे। जब आपने तैयारी की हुई होगी, सब कुछ लिखा हुआ होगा, तो पोडियम आपको दिया है, पोडियम के ऊपर आपको स्क्रिप्ट रखनी है और पढ़ के ही सब कुछ पूरा कार्य करना है यहाँ पे। ठीक है, ये ईपीएस तो है नहीं कि आपको मुंह जुबानी बोलना है, ये तो एंकरिंग है। आपको बहुत सारा टाइम भी मिलने वाला है हर प्रोग्राम के बीच में, तब आप पढ़ भी सकते हैं। और जो पोडियम है ना उसके ऊपर आपने स्क्रिप्ट रखी हुई है, उसमें से पढ़ के बोलना है। तो आंखें गोल गोल नहीं घूमनी चाहिए अगर आपने सब कुछ लिखा हुआ है तो। पर अगर नहीं लिखा हुआ है तो आपकी आंखें गोल घूमेंगी। क्यों? क्योंकि आप कुछ सोचोगे। जब कुछ हो चुका है उसके बारे में सोचोगे तो राइट साइड ऊपर जाएगी आंखें, नहीं हुआ है ऐसा सोचोगे लेफ्ट साइड ऊपर जाएगी, आपको पता है। तो ऐसे ऊपर नीचे आंखें घूमेंगी तो ऑडियंस को पता चल जाएगा कि इनकी कोई तैयारी नहीं है, ये कुछ भूल चुके हैं और अब याद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए हमारी आंखें गोल गोल नहीं घूमनी चाहिए। अगर आंखें गोल गोल घूमेंगी तो क्या होगा? ऑडियंस को पता चल जाएगा कि कॉन्फिडेंस की कमी है, तैयारी नहीं हुई है, इसलिए ये याद कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। उसके बाद खुश रहे, चेहरे पे ताजगी बनाए रखें। जितना ज्यादा आप खुश रहेंगे उतना ज्यादा ऑडियंस को खुश कर पाएंगे। अगर आपको शायरी बोलनी है, कहानी बोलनी है, मुक्तक बोलना है, एग्जाम्पल्स देने हैं, तो विद स्माइल देना पड़ेगा, यानी कि आपको खुश रहना पड़ेगा। जब आप खुश रह के खुशी से बोलेंगे, स्माइल से बोलेंगे, तो लोग आपसे कनेक्ट कर पाएंगे और लोगों को भी हंसी आएगी, वो भी खुशियां पा सकेंगे। पर जब तक आपके पास ही खुशी नहीं है तो आप सामने वाले को किस तरीके से खुशी दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, वो ऑब्जेक्शन। ठीक है, चलिए। उसके बाद बेफिक्र हाथ ना मिलाइए। हाथ मिलाने के बहुत सारे प्रकार है, कुछ प्रकारों के बारे में हम बात करते हैं अभी। होता क्या है कि जब हमसे कोई हाथ मिलाता है ना, तो अगर वो हमसे पोजीशन में बड़ा है तो वो क्या करेगा? इस तरीके से हाथ लाएगा सीधा, और सामने वाला क्या करेगा? इस तरीके से हाथ रखेगा और इस तरीके से हाथ मिलाएगा। इसे क्या बोलते हैं? ऊपर जिसका हाथ है वो बड़ा है और आप उनसे कुछ ना कुछ छोटे हैं, इस तरीके से आपने हाथ दे दिया। ये जो हाथ मिलाने की प्रक्रिया है ना, इससे ये साबित होता है। दूसरा, हाथ मिलाने जाओ तो उसको अगर इंटरेस्ट नहीं है आपसे हाथ मिलाने में, पर आपने हाथ किया है तो हाथ मिलाएगा, तो ऐसा वो मरी हुई मछली होती है ना, इस तरीके से ऐसा हाथ दे देगा, ऐसा एकदम लूज। तो वो जैसे ही आप हाथ पकड़ देना आपको पता चल जाता है। तो ये सारी चीजें हमें नहीं करनी। हमें क्या करना है? कोई अगर इस तरीके से आता है ना तो हमें हाथ सीधा ही देना है, तो वो भी अपना हाथ सीधा देगा और ऐसे सीधा हाथ मिला के सिर्फ 2 बार जर्क देना है। कितनी बार? ओनली 2 टाइम्स। 2 बार जर्क देना है। 2 से ज्यादा बार देंगे तो आपकी पर्सनालिटी उनको पता चल जाएगा कि इनको पता नहीं है कि किस तरीके से हाथ मिलाया जाता है। कुछ लोग होते हैं ना ऐसे मिला के ऐसे ऐसे बहुत दिनों के बाद मिले, हाँ, बहुत ही गलत तरीका है ये। आपको सिर्फ किसी से भी कितने दिनों के बाद मिले हो, पहली बार मिले हो, अच्छा दोस्त है, फिर भी हाथ मिला के सिर्फ 2 बार जर्क करना है, ओनली 2 टाइम्स। और दूसरा, लेडीज और जेंट्स के लिए, दोनों के लिए अलग अलग चीजें हैं, बता दूं। लेडीज को क्या करना है? अगर आपके सामने कोई लेडी है तो आप उनसे हाथ मिला सकते हैं, पर आपके सामने कोई जेंट्स है तो कृपया करके आपको सिर्फ हाथ जोड़ने हैं, नमस्कार करना है। ठीक है, हाथ मिलाना नहीं है। पर अगर सामने वाला जो बंदा है उसको आपने हाथ जोड़े उससे पहले ही उसने ऐसे हाथ करके हाथ कर दिया है, तो इस सिचुएशन में आपको हाथ जोड़ना नहीं है।
क्योंकि अगर उन्होंने हाथ किया है और आपने हाथ जोड़ लिए तो उनका अपमान हो सकता है। तो उन्होंने हाथ दिया है तो आपको भी हाथ मिलाना जरूरी बन जाता है, ठीक है। पर अगर पहल आपको करनी है ना तो आप हाथ जोड़ दीजिए, तो वो हाथ आगे नहीं बढ़ाएगा। जेंट्स के लिए भी ऐसा ही है। अगर आपके दोस्त हैं जेंट्स हैं उनसे आप हाथ मिला लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर सामने अगर कोई लेडी है तो आपको सिर्फ नमस्ते ही करना है, हाथ मिलाना नहीं। और आपको भी ये लागू होता है कि अगर सामने वाली लेडी ने पहले हाथ कर लिया है तो आप हाथ जोड़ के उनका अपमान नहीं कर सकते, आपको हाथ मिलाना ही पड़ेगा। सही है। तो ये बहुत ही ध्यान में रखने वाली बहुत छोटी छोटी बातें हैं, पर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। आप मान लीजिए किसी ने हाथ किया है और आपने हाथ मिलाया नहीं और हाथ जोड़ लिए, दूसरे 2-3 लोगों ने देखा तो वो तो हंसेंगे। तो जिसने हाथ लंबा किया था उसका तो अपमान हो गया। तो अब जब भी वो आपसे मिलेगा तो उसको ये चीज याद आएगी और उसके माइंड में आपके लिए एक अलग इमेज क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। इसलिए हाथ मिलाने में बहुत ही ध्यान रखना है। ओके, देन मुट्ठी को बांधना, ये बॉडी लैंग्वेज की कमी है। अगर आप एक हाथ में माइक रख के बोल रहे हैं, दूसरे हाथ में बात करते करते एक मुट्ठी बंद हो गई है, आपको पता नहीं है, ये सहज तरीके से हो जाता है और इसको खोलना आप भूल गए, तो ऑडियंस अगर देखेगी ये तो बहुत खराब मैसेज जाएगा। तो सबसे अच्छा ये करना है, माइक को भी एक इस हाथ से नहीं पकड़ना है। माइक या तो कॉलर माइक का यूज कीजिए या स्टैंडी का यूज कीजिए, या पोडियम के ऊपर माइक फिट हो उसका। हाथ में माइक पकड़ना जितना बने उतना अवॉइड कीजिए, जिससे आपके दोनों हाथ खुले रहेंगे, हाथ की मुट्ठियां नहीं होगी बंद, और आप खुले हाथों से बात कर सकेंगे। आप जब खुले हाथों से बात करते हैं, आपकी ये हथेलियां सामने वाले को दिखती है, तो सामने वाला आप में ज्यादा विश्वास रखता है और ये सोचता है कि आप जो बोल रहे हैं ना सही बोल रहे हैं। आपने बहुत सारी फिल्में देखी होंगी, फिल्मों में पुलिस वाले जब किसी विलन को पकड़ते हैं तो क्या बोलते हैं, हैंड्स अप। तो विलन हैंड्स अप करता है इस तरीके से, यानी कि ये किस चीज का साइन है, तो कि मेरे पास अब कुछ नहीं है, मैं आपके सरेंडर हो चुका हूं। ये तो उसी तरीके से जब आप एज अ एंकर एज अ वक्ता बात कर रहे हैं, तो जब आप इस तरीके से याद करते हैं ना, तो लोगों में आपके प्रति विश्वास बढ़ता है। उनके माइंड में यही संदेश जाता है कि ये जो कुछ भी बोल रहा है सही बोल रहा है, ठीक है। तो मुट्ठी को बांधना नहीं है, पूरे हाथों का इस्तेमाल करना है, फेस का इस्तेमाल करना है, स्माइल का इस्तेमाल करना है, आई कांटेक्ट का इस्तेमाल करना है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट, बात करते समय किसी से ज्यादा क्लोज ना जाए। बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती कर बैठते हैं। हर एक आदमी का एक ऑरा होता है, ठीक है। वो ऑरा कहाँ तक होता है, 10 फुट तक। कितना होता है, 10 फुट। आप जहां पे खड़े हैं उसके सराउंडिंग 10 फुट। आपके पास से 1.5 फुट का जो अंतर होता है ना, 1.5 फुट का जो सराउंडिंग एरिया राउंड में, उसमें बहुत कम लोग आ सकते हैं। कौन कौन आ सकता है, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ और आपके बच्चे। इतने लोग ही वो सराउंडिंग एरिया है उसके अंदर आ सकते हैं, 1.5 फुट का। उसके बाद 1.5 फुट से 3 फुट का जो है उसमें आपके कजिन्स, चाचा चाची, मामा मामी, दोस्त, बहुत क्लोज दोस्त होते हैं वो सब 1.5 से 3 का जो अंतर है उसमें आ सकते हैं। 3 से 6 के अंदर कौन आता है, वैसे लोग जिनको आप जानते हैं पर इतना भी आपका गहरा संबंध नहीं है, आप जिनको जानते हैं वो 3 से 6 फीट के क्राइटेरिया में रहेंगे। और 6 से 10 में वो लोग रहेंगे जिनको आपने कभी कभी शायद देखा होगा पर आप जानते नहीं, वो लोग, ठीक है। तो ये एक अलग ऑरा सबका होता है। अगर इस ऑरा को तोड़ के आप भीतर जाने की कोशिश करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति उसे स्वीकार नहीं कर पाएगा, आप भी नहीं कर पाओगे। मैंने जो जितने व्यक्ति बोले उनसे कोई अलग व्यक्ति आपके सराउंडिंग एरिया के 1.5 फुट के अंदर अगर आ गया तो आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो आप उसे अच्छा चीज नहीं माइंड में क्रिएट कर पाओगे। कुछ ना कुछ आपके माइंड में ऐसा चलेगा कि आपको अच्छा नहीं लगेगा।
ठीक है। तो बात करते समय किसी से ज्यादा क्लोज ना जाए। जैसे हम सोचते हैं ना कि कोई ज्यादा क्लोज ना आए, वैसे दूसरे भी सोचते हैं कि ये भी मेरे ज्यादा क्लोज ना आए। तो जो जो एक ऑरा बना हुआ है ना, उस ऑरा को तोड़ने की कोशिश कभी नहीं करनी। ठीक है, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके। तो ये होता है बॉडी लैंग्वेज की कमियां। बॉडी लैंग्वेज की कमियों को दूर भगाना है। ये सारी चीजें हमें हमारे माइंड में लानी है, फिट करनी है, तो ही बॉडी लैंग्वेज की कमियां दूर कर पाएंगे। उसके बाद मैनेजमेंट से पूछ के ऑडियंस क्या है, नो योर ऑडियंस। देन पूरा एजेंडा ले लो। उसके बाद एजेंडा आपके पास आ गया, ऑडियंस के बारे में जान लिया। उसके बाद पूरी स्क्रिप्ट तैयार करो। उस स्क्रिप्ट को आईने के सामने खड़े होके तैयार करो। अपने घर पे जो लोग बैठे हैं उनको सुनाइए, उनको अच्छा लगता है नहीं लगता है उनसे पूछिए। कोई सुधार उसमें करना जरूरी है तो कीजिए। कुछ शायरिया, कहानियां, मुक्तक, एग्जाम्पल्स मुंह जबानी याद कर लीजिए। 1 घंटे पहले पहुंच जाइए। वहां के जाके वहां का वातावरण फील कीजिए, वहां के ऑरा को फील कीजिए, और वहां थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए। लंबी सांस लीजिए, धीरे धीरे सांस छोड़िए। 10 to 1 का काउंटडाउन कीजिए। उससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के बाद ही आपको कार्य करना है। ठीक है, इतनी चीजें आपको करनी है। समझ में आ रहा है? चलिए, तो आज के सेशन में स्टार्टिंग से अब तक हमने जो भी सीखा, कोई 2 लोग बताएंगे। कौन बताएगा सबसे पहले? कोई 2 लोग को चांस मिलेगा अभी बोलने के लिए। तो सबसे पहले कौन बताएगा? जो अब तक नहीं बोला है ना, आज नहीं बोला है। आकृति जी नहीं बोले हैं आज। जी सर, आकृति जी, नमस्ते। नमस्ते। बताइए आज शुरुआत बहुत से अब तक क्या आज सीखा मैं आपने? बात की तो पूरी नहीं सुन पाई नेटवर्क की प्रॉब्लम से, लेकिन बात का सुना है। तो उसमें यही था कि जब बोलना है तो वहां पर मुट्ठी बंद करके नहीं जाना चाहिए, ज्यादा सिर नहीं हिलाना चाहिए। इस प्रकार मतलब बहुत सी चीजें आपने बताई। बहुत बढ़िया। चलिए, पहले से दूसरे सारे लोग तो पहले से जुड़े हुए हैं। कौन बता पाएगा क्या क्या सीखा हमने? वही बताना है। सर मैं बताऊं? हाँ जी, हाँ जी, सादर आमंत्रित है आप। सर, जब सबसे पहले जब जब हम कभी एंकरिंग करते हैं तो हमें सबसे पहले कास्ट के बारे में नहीं बोलना चाहिए, ना पॉलिटिक्स के बारे में बुराई करनी चाहिए इनकी, और ना ही मान्यता के बारे में बोलना नहीं चाहिए इनके बारे में। फिर आता है सेल्फ ग्रूमिंग, यानी अपने बारे में सबसे पहले हमें अपने बारे में जानना चाहिए। ठीक है, अपनी वैल्यू करना चाहिए हमें, और सेल्फ कॉन्फिडेंस अपना बढ़ाना चाहिए। उसके बाद व्यक्तित्व के विकास के बारे में, बातचीत कौशल के बारे में हमें करना चाहिए। उसके बाद नो योर ऑडियंस, यानी जब भी हम कोई स्क्रिप्ट तैयार करते हैं तो हमें सबसे पहले जान लेना चाहिए कि अपने हमारी ऑडियंस क्या है, यानी किसके सामने हमें बोलना है। उसमें बच्चे हैं या फिर कोई बड़ा और बड़े कोई पॉलिटिक्स का कोई उसमें ऐड है, जो भी कोई है उसके बारे में हमें सबसे पहले उसकी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद हमें प्रोग्राम का एजेंडा, जो सर लोग होते हैं उनसे प्रोग्राम का एजेंडा पूछ लेना चाहिए कि किसकी तैयारी कब किसको क्या बोलना है, उसके बारे में पूरी जानकारी हमें होनी चाहिए। फिर प्रैक्टिस ऑन, यानी हमें सामने बोलने से पहले अपने आप को यानी मिरर के सामने बोल लेना चाहिए, उसके सामने उसकी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। और बीच बीच में कहानी या शायरी का भी हमें उपयोग करना चाहिए जब भी हम कोई स्क्रिप्ट बोलते हैं, तैयार करते हैं तो। और हाँ, जहाँ जब भी हम कहीं एंकरिंग करने के लिए जाते हैं तो हमें वहां पर 1 घंटे पहले जाना चाहिए एंकरिंग करने के लिए। वहां पे बोल के 1 घंटे पहले प्रैक्टिस में तैयारी कर लेनी चाहिए हमें। और हमें 10 से 1 तक काउंटिंग करनी चाहिए वहां पर जाके खड़े होके, जहाँ पे हमें एंकरिंग करनी है वहां पर 10 से 1 तक काउंटिंग करें, जिससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा। फिर बॉडी लैंग्वेज, यानी बॉडी लैंग्वेज की जितनी भी कमी है उनको दूर करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। थैंक यू। गुड गुड, बहुत बेहतरीन अभिलाषा जी। प्रांजल जी, आप बता पाएंगे? जी सर, पहले तो ऑडियंस
ऑडियंस को देखना चाहिए कि मतलब कौन आ रहा है, बच्चे आ रहे हैं या मतलब बुजुर्ग लोग कोई भी आ रहा है, तो हमें उनके अकॉर्डिंग अपनी वो स्पीच तैयार करनी चाहिए और शायरियाँ भी तैयार करनी चाहिए। फिर टाइम टाइम पर मतलब टाइम के 1 घंटे पहले पहुंचना चाहिए हमें उस स्थान पर जहाँ पे वो कार्यक्रम स्टार्ट होना है। और हमें काउंटिंग करनी चाहिए, जैसे हमें डर लग रहा है तो हमें काउंटिंग करनी चाहिए और लंबी सांस लेनी चाहिए, हमें कॉन्फिडेंस बनाना चाहिए। चलिए, वेरी गुड। आप सबके लिए खुशखबरी है कि आज तक जो भी आपको नियत कार्य दिए जा रहे थे वो आपको 2 मिनट के बनाने पड़ रहे थे, ठीक है। पर आज से जो नियत कार्य आपको दिए जाएंगे वो आपको सिर्फ 4 मिनट के ही बनाने हैं, ओनली 4 मिनट्स। क्या करना है अब आपको कि आज से कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं दिया जाएगा, आपको एक सिचुएशन दी जाएगी। मान लीजिए आपके स्कूल का एनुअल डे ऐसा लिखा हुआ होगा, तो आपको उस एनुअल डे में आप एंकरिंग कर रहे हैं, तो उस एंकरिंग के बारे में ध्यान रख के आपको पूरा स्क्रिप्ट बनाना है और वो पूरा स्क्रिप्ट के हिसाब से आपको 4 मिनट का वीडियो बना के डालना है, जिसमें मुख्य मेहमान जो है हमारे उनका स्वागत आ जाएगा। उसके बाद दीप प्रज्वलन भी आएगा, स्तुति भी आएगी भगवान की, किस तरीके से प्रोग्राम आगे चलता रहता है वो भी आएगा, हमारे प्रधान आचार्य जी हैं उनका स्पीच भी आएगा। यानी कि आपको एज अ एंकर एक पूरा प्रोग्राम आप चला रहे हैं, तो किस तरीके से प्रोग्राम चलाएंगे वो आपको सब कुछ बोलना है। उसमें शायरी, कहानी, मुक्तक, एग्जाम्पल, ये सब कुछ भी होना चाहिए। आरोह अवरोह भी होना चाहिए। जो मैंने वीडियो भेजा था उसमें जो आरोह अवरोह था, जो आपको बहुत पसंद आया, वैसा ही आपका वीडियो बनना चाहिए, ठीक है। तो आज से आपको सिचुएशन दी जाएगी, उसके मुताबिक सिर्फ 4 मिनट का वीडियो बनाना, ठीक है, और भेजना है। आप सब तैयार हैं? हाँ, बहुत कम लोग ऐसा कर रहे हैं। हाँ, तैयार नहीं भी होंगे तो भी करना ही है, ठीक है। चलिए, और आज जो भी हमने सीखा उसके बारे में कोई सवाल हो तो प्लीज पूछ लीजिए। कोई सवाल है किसी का? लक्ष्मी जी, आपकी आवाज तो आज सुनी ही नहीं हमने। आप कुछ बोलना चाहेंगे? लक्ष्मी पुष्पक जी। चलिए, अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो नीरज जी आपको आमंत्रित करता हूं मैं। नमस्ते सर। हाँ जी, पूछिए प्लीज। ये बोलना था कि मोबाइल पे जब वीडियो बना रहे तो बना लेते, लेकिन और सबके सामने बोलते तो नहीं बोल पाते। सॉरी, मैं समझ नहीं पाया, क्या बोले आप? जैसे हम वीडियो बनाते 2 मिनट के, मोबाइल पे तो जैसे अकेले ही रहते तो बना लेते, लेकिन और सबके सामने रहते तो नहीं बना पाते, बोल नहीं नहीं बोल पाते। पाते ना, वो कॉन्फिडेंस की कमी के कारण हो रहा है। मैंने आज के सेशन में भी बताया कि आपके जो फैमिली मेंबर्स है ना, उनको ऑडियंस बना दीजिए, या फिर दोस्तों को बुला लीजिए, या फिर आपके घर में टेडी बेयर, कुछ गुड़िया वगैरह होगा ना, उन सबको रख दीजिए और मान लीजिए ये ऑडियंस है। या फिर कुछ बर्तन रख लीजिए, ग्लास, कटोरी, थाली, ऐसा कुछ अलग अलग जगह पे रख दीजिए, और वहां उनके सामने आई कांटेक्ट, यहां से वहां, वहां से यहां करते हुए विद स्माइल, वो लोग ऑडियंस है ऐसा समझ के प्रैक्टिस कीजिए घर पे। मैं ऐसा कर चुका हूं, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने से सब कुछ होता है। सॉरी, पड़ता तो आवाज थोड़ी कम आ रही है आपकी। शायरी बोलनी पड़ती है तो वो नहीं बनती, बनाती नहीं बनती वो ठीक से। वीडियो बना देंगे आप, ऐसा बोल रहे हैं?
नहीं, वीडियो में जो स्टाइल बोलते हैं ना सबसे पहले, जैसे कि कुछ भी स्पीच देना पड़ा, टॉपिक के बारे में बोलते हैं, वो नहीं बनाते। ओके, मैं समझ नहीं पाया आप क्या कह रहे हैं, पर स्टाइल सर वो एक लेडी जो शायरी पढ़ती है तो वो सर्च करनी पड़ती है तब बोल पाते हैं, मतलब अपने मन से शायरी नहीं बना पाते हैं। ओके, शायरी अपने मन से बनानी भी नहीं है, क्योंकि हम सारे कवि तो है नहीं, शायर तो है नहीं, तो इसलिए शायरी ढूंढनी ही है। मैंने दोनों चीजें आपको सिखाई थी, एक तो हमारे आंतरिक स्रोत होते हैं, दूसरे बाह्य स्रोत होते हैं। जो आंतरिक स्रोत में है ही नहीं तो वो बाह्य स्रोत से ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्सटर्नल जो भी डेटा है ना वो हमें इंटरनेट से मिलेगा, दोस्तों से मिलेगा, किताबों में मिलेगा, न्यूज़पेपर में मिलेगा, ठीक है। तो वो ढूंढना ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, सर और जो किसी को कुछ पूछना है? तो उसको भी सर्च करते हम लोग, उसको भी नहीं बना पाते, सर्च करते फिर ही हम लोग देख कर बोलते हैं। सर्च करते हैं तो मिलता है ना आपको। हाँ कुछ ना कुछ मिल ही जाता फिर बनाते हैं। हाँ, तो वही वही करना है, वही करना है। ठीक है। चलिए, और किसी को कुछ पूछना है? चलिए नीरज जी। सर एक क्वेश्चन मेरा है। हाँ हाँ, पूछिए पूछिए। सर अभी तो 2 मिनट का था, इस बार 4 मिनट का होगा, तो मतलब 30-30 मिनट आगे पीछे का होगा है ना, और बीच का मटेरियल उतने का होगा। नहीं, ये ईपीएस नहीं है। अब ईपीएस को में जो मैंने आपको सिखाया था ना, वो इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग तक रखिए, जहां आपको एज अ वक्ता कोई बुला रहा है पर्टिकुलर विषय के ऊपर बोलने के लिए, तब वो सारे नियम लागू होंगे। अब हम नए सब्जेक्ट में आ चुके हैं, जो सब्जेक्ट है एंकरिंग। तो एंकरिंग में वो सारे नियम यहाँ पे लागू नहीं होते। एंकरिंग में जो एजेंडा है उसके मुताबिक हमें बोलना है। उसमें एजेंडा में ओपनिंग में अगर एक शायरी है तो पूरी एक शायरी से, या कहानी है तो पूरी 5 मिनट की, 2 मिनट की, 3 मिनट की पूरी कहानी से आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें कोई ओके, मतलब परसेंटेज नहीं है। हाँ, बिल्कुल भी नहीं है, जितने का होगा उतने टाइम तक बोल सकते हैं। यस 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 यस। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। सर यस, सर ये आरो या नहीं समझ में है। क्या बोले? आरो है अवरो समझ में नहीं है। क्या समझ में नहीं आया? आरो अवरो? हाँ आरो अवरो किसे कहते हैं वो समझ में नहीं आया? चलिए समझा देते हैं। अगर कोई वाक्य आप बोलते हैं जब, तब वो सीधा बोल जाते हैं फ्लैट, तो सामने वाले के समझ में नहीं आएगा। जिस तरीके से मैंने बोला कि चलो कल चेन्नई और आरसीबी का मैच है, और आरसीबी के मैच में तो क्या होगा, वो चेन्नई वाले ही जीतने वाले हैं, ऐसा तैसा। तो ये क्या हुआ, हम दोस्त के साथ बात कर रहे हैं ना, ऐसा हो गया। पर इसी को मैं आरो ओरो के साथ बोलता हूं तो कितना मजा आएगा आपको। कल एक निर्णायक मैच है आरसीबी और सीएसके के बीच। अब सिचुएशन ऐसी आ चुकी है कि इन दोनों में से जो भी जीतेगा वो सुपर 4 में जाएगा। पर एक दूसरी सिचुएशन भी है, क्योंकि चेन्नई के 14 पॉइंट पहले से हो चुके हैं और आरसीबी के सिर्फ 12 पॉइंट है। तो आरसीबी जितनी भी है तो भी उसके भी 14 होंगे, तो उसको रन रेट से जीतना पड़ेगा। तो अगर रन रेट से जीतना है तो 18 पॉइंट एक ओवर में पूरा टारगेट उनको अचीव करना है। और अगर उनका पहला बैटिंग है चेन्नई का, तो 18 रन से आरसीबी को जीतना है, ठीक है। तो ये मैंने आरो ओवरों के साथ बोला, यानी कि जहां पे मुझे पुश देना था, जहां पे जोर देना था, वहां पे मैंने जोर दिया। जहां पे मुझे आवाज थोड़ी धीमी करनी थी, वहां पे मैंने धीमी की। जिस तरीके से मैंने जो वीडियो भेजा था उसमें वो जो लेडी बोल रही थी ना, वो एकदम स्मूथली शांत होके बोल रही थी, तो आपको ज्यादा मजा आया ना। उससे बोलते हैं आरोह। कहीं पे ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, कहीं पे एकदम धीरे जाना पड़ता है, कहीं पे आवाज बड़ी करनी पड़ती है, कहीं पे आवाज छोटी करनी पड़ती है। तो ये जो हम आवाज को ऊपर नीचे करते हैं ना, उससे बोलते हैं आरोह अवरोह, ठीक है। चलिए गुड। और किसी को कुछ पूछना है?
सर एक क्वेश्चन और है, जो आपने बोला है कि दीप प्रज्वलन वगैरह सम्मान वगैरह, तो आपका डेली वर्क होगा तो डेली यही बोलना है कि पहले दिन दीप बस प्रज्वलन, अगर आप प्रोग्राम में गए हैं, आपका भले ही डेली वर्क है वो, पर जो प्रोग्राम है वो तो रोज नहीं करते ना वो लोग, तो आप अलग अलग प्रोग्राम में जाते हैं, पर वहां जहाँ गए वो उन्होंने तो साल में एक ही प्रोग्राम किया है, तो दीप प्रज्वलन करना ही करना है। इसलिए मैंने बोला कि 4 से 5 अलग अलग श्लोक आपको पता होने चाहिए। ठीक यस है, सर। वेरी गुड। और कोई? चलिए, गुड। नीरज जी। जी बिल्कुल सर। और हमारे सभी PCGMS विद्यालय से जुड़े सभी शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो एंकरिंग का सत्र चल रहा था, इसमें सर के द्वारा जो एक प्रभावी एंकर होता है, उनकी जो छोटी छोटी बातें हैं, उन पर बहुत ही बारीकी के साथ आपके लिए बताया गया है कि कौन सा मूवमेंट हमें कब करना है, किस प्रकार का हमें गेटअप रखना है, अगर कोई गेस्ट यदि लेट आता है तो ऐसी सिचुएशन को कैसे डील करना है, किस प्रकार हमें पब्लिक को अट्रैक्ट करना है। ये सब चीजें हमने आज के सत्र में सुनी समझी। और एक नई बात कहें या एक उपलब्धि कहें कि सत्र के अंत में आप लोगों ने क्वेश्चन किए, अपनी जिज्ञासाओं का समाधान खोजा। ये कम बात नहीं है, क्योंकि ये हमारा स्टेप है कि हम कितना खुल रहे हैं लोगों के बीच में। ये बहुत अच्छी बात आप लोगों को लगी है, और हम चाहेंगे कि हमारा प्रत्येक टीचर इस प्रकार से खुले, जिज्ञासु हो, अपनी बात रखे, क्वेश्चन करे कि हमसे ये बात अच्छी समझ में नहीं आई है। तो हम यही अभिलाषा, यही चाह है आप लोगों के साथ रखेंगे, चूंकि समय हो चला है। और हम पुनः अपनी परंपरा को कायम रखते हुए इस वंदना के साथ आज के सत्र को विराम देंगे। आप सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ लें। पंच परमेश्वरी भगवान की सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। बैर पापी अभिमान छोड़, जग नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म के, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत करे, अपना मनुज जन्म फल सब पावे। इसी मंगल भावना के साथ आज के सत्र को यहीं पे विराम देते हैं, और अपनी प्रैक्टिस, अपना नियत कार्य ग्रुप में आप बराबर करते रहिएगा, और इस स्वर्णिम अवसर का आप पूरा पूरा आप सभी उपयोग करें। पुनः आप सभी के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय जैन। आपका दिन शुभ रहे।